गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार की सीरीज का सेशन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे इंडिया में सीएस एग्जीक्यूटिव की फैमिली के बच्चे आज डाउट्स लेंगे जी। आपने बहुत ध्यान सुनने हैं उनके डाउट्स हो, क्या पता आपके सेम डाउट्स हो। और कल शाम को 7 बजे से हमारी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बच्चे वेट कर रहे होंगे। फटाफट से मैं गूगल मीट के ऊपर ऐड कर लेता हूं बच्चों को, और जितने भी डाउट्स होंगे आप सबने भी सुनने हैं, और सारे डाउट्स आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है जी आप सभी को? हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज आ रही है? बताओ तो सही, हाँ या ना। ये किसी बच्चे ने ना आई थिंक स्क्रीन शेयर कर दी है। वो स्क्रीन आपने शेयर की हुई है, प्लीज उस स्क्रीन को। किस बच्चे ने स्क्रीन शेयर की हुई है ये? अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार थम्स अप दिखा दो यार, अगर मेरी आवाज आ रही है आपके पास तो। हाँ नहीं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? एक बार थम्स अप दिखाओ अगर आवाज आ रही है तो। आ रहा है सर। यस सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है, चलो बहुत यस बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या हाल चाल है सभी के? बहुत बढ़िया। बस ठीक है सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आपके मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा है? बढ़िया नहीं लग रहा मैं? बहुत स्मार्ट बहुत है। नहीं बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, चलो बहुत बढ़िया जी। चलो जी, अच्छा एक बार अब ध्यान सुन लेना। अब आज हमारा ना डाउट सेशन है, ठीक है? तो डाउट सेशन के कुछ रूल्स हैं। पहली बात तो रूल नंबर 1 ये है, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। ठीक है? जो बच्चा डाउट पूछेगा उसकी वीडियो जरूर ऑन होनी चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो। ठीक है? शर्माना नहीं है, हम पूरे फैमिली के मेंबर हैं, आराम से घर की तरह बात करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है? और रूल नंबर 2 ये है कि आप सबकी ऑडियो बंद होनी चाहिए जब एक बच्चा डाउट पूछ रहा होगा, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो जिस जिस बच्चे की ऑडियो ऑन है ना, एक बार फटाफट से वो ऑडियो अपनी बंद कर ले। ठीक है? ताकि बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, एक फैमिली की तरह काम करें, एक दूसरे को साथ लेके चलें, कोई भी डाउट्स में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और तीसरा रूल ये है, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा। ठीक है? जो भी डाउट्स होंगे किसी भी तरह के होंगे, ये शर्माना मत कि बेकार सा डाउट है, कैसा सोचेंगे, ये बेकार की बातें मत सोचना। जिस भी तरह का डाउट्स होगा आप सबने वो डाउट्स मुझसे पूछने हैं। ठीक है जी? तो 3 मैंने रूल आपको बताए हैं, एक तो वीडियो ऑन हो, एक बीच में कोई भी ऑडियो ऑन नहीं होगी, और तीसरा जब भी जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बच्चा मुझसे डाउट पूछेगा। ठीक है? चलो फटाफट से अब ऐसा करो, जिस जिस बच्चों के भी डाउट्स है ना, चैट बॉक्स में अपने नाम लिखने स्टार्ट कर दो जल्दी से। जिन जिन के भी डाउट्स हैं एक बार चैट बॉक्स में नाम लिखने स्टार्ट करो फटाफट से जी। अप्रोक्सीमेट 100 बच्चे जुड़ चुके हैं, और 100 बच्चों से ऊपर तो आते भी नहीं है वैसे भी। बाकी मैं कोई बात नहीं, यूट्यूब के ऊपर भी डाल दूंगा, तो मे भी सिमिलर डाउट्स ही होते हैं। लोरी काफ़ी सारे बच्चों के नाम आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चैट ऐसा का करते हैं, ऑप्शन 1 बाय 1 मैं नाम लेता हूँ जी। बाकी सारे बच्चे अपना नाम लिखते रहेंगे जो भी डाउट्स होंगे, बट मैं जिसका नाम बोलूंगा वही अपनी ऑडियो ऑन करेगा, बाकी किसी बच्चे की ऑडियो ऑन नहीं होगी जी। सर, चैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा सर। चैट को ऑप्शन देखो निधि, वहां पे होगा आपके मोबाइल पे, आप हो ना? यस सर। हाँ देखो, साइड में ना एक 3 डॉट वाला एक बटन होगा, शायद वहां पे चैट मैसेज लिखा होगा। एक बार चेक करो आगे, जहाँ एक तो ऑडियो का होता है, एक वीडियो का होता है, और एक साथ में चैट का भी आता है। इन कॉल मैसेजेस लिखा होगा। नहीं सर, इसमें इन कॉल मैसेजेस। अच्छा ये। है ना? ओके सर, मिल हाँ, गया मिल गया। ओके। ओके ओके जी, ओके ठीक है। चलो जी, तो मैं 1 बाय 1 नाम लेने स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है अंकिता, अंकिता घोष। हेलो सर। हेलो, गुड गुड इवनिंग अंकिता। गुड इवनिंग सर। क्या हाल सर चाल मेरा है हालचाल तो बढ़िया है सर। बस अंकिता? सर ये पहले अपनी वीडियो तो हालचाल। ऑन, हाँ नालायक, वीडियो तो ऑन करो। सर कैमरा में प्रॉब्लम है एक्चुअली। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जी बोलो। तो सर हम पूछ रहे थे कि आप लास्ट टर्म का दिसंबर 20 का पेपर का सोल्यूशन कब अपलोड करेंगे। वो एक्चुअली दिसंबर, जब आप दिसंबर, जब वो। सुनो तो सही, हाँ सुनो बोलिए। तो, मेरे को भी तो खेलने दो। कल से हमारे, हाँ कल से जो हमारे रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, जब मैं एमसीक्यूज हाँ। कराऊंगा, तो जब मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराऊंगा ना, तो जिस चैप्टर में जो जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बने थे वो सारे मैं साथ के साथ डिस्कस कर लूंगा। अच्छा। ठीक है?
तो उसके आप अच्छा, टेंशन अच्छा। मत लो, जो भी इस बार 100 नंबर का पेपर है, जहां जहां जिस चैप्टर में से क्वेश्चन बना था वो सारा हम कल से डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, ठीक है सर। और एक क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर का पेपर से ही है सर। जी बीबीजी प्राइवेट लिमिटेड, domestic company engaged in the business of running and maintaining the hotels in India, whose total turnover for assessment year 1920 is rupees 180 crores. ओके Declares the total taxable income of the year ended 31st March 2020 of 12.5 crores. Tax payable on the income of rupees 12.5 crores in assessment year 2021 by the company shall be. तो टर्नओवर कितनी बोली है उन्होंने 18-19 में? टर्नओवर 1920 का है 180 crores और 31st मार्च 2020 का 12.5 crores। 12.5 और हाँ, करोड़ टर्नओवर है, हाँ हाँ, और इनकम कितनी है? सॉरी सर, टैक्सेबल इनकम है 31st मार्च 2020 का 12.5 crores और टर्नओवर है असेसमेंट ईयर 1920 का 180 crores। असेसमेंट ईयर 1920 का, बट हमें तो चेक करना होता था प्रीवियस ईयर 17-18 का टर्नओवर चेक करेंगे ना हम उस साल तो। हाँ वही। और सर क्वेश्चन में दिया है टैक्स पेएबल ऑन द इनकम ऑफ रुपीज 12.5 crores इन द असेसमेंट ईयर 2021 बाय द कंपनी शैल बी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो अगर यहाँ पे दो केस होंगे, देखो या तो मैं ज्यूम करूंगा अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो मैंने कहा था 25% लगेगा, हाँ ठीक है। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो 30% लगेगा। तो एक हाँ, बार ना हाँ। मुझे इस क्वेश्चन के ना ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि चार ऑप्शन जो हैं वो 25% के बेस से निकाले हैं, 30% के बेस से निकाले हैं। हाँ हाँ सर, ऑप्शन बोलू क्या? हाँ एक बार बोलना 2-3 ऑप्शन मुझे। ऑप्शन ए है रुपीज 3.64 crores, ऑप्शन बी है रुपीज 3.4775 crores। बस ठीक है, समझ गया, इन्होंने 30% से निकाला है। तो आप जो 30% रेट होगा ना, अच्छा 30% होगा, उसमें आप सरचार्ज एप्लीकेबल कर देना, सेस जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 12.5 पे सरचार्ज और सेस ऐड करके हाँ आ जाएगा। हाँ 12.5 करोड़ इनकम है ना, हाँ तो 30% टैक्स लगेगा। और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होती है तो आप जानते हो 12% सरचार्ज है 12, हाँ हाँ और 4% सेस है, हाँ ठीक है। तो जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें 12% आप सरचार्ज जोड़ दोगे, 4% सेस आप जोड़ दोगे, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। ठीक है अंकिता। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके अंकिता। कृतिका, कृतिका सिंह। कृतिका, बच्चा कहाँ गया? नाम लिख के ही भूल गया। चलो अगला, फिर मैं अगले बच्चे का नाम लेता हूँ, नीलेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीलेश, क्या हाल चाल है जी? सर बढ़िया हूँ सर। सर मेरा डाउट जो था वो एक हाउस प्रॉपर्टी में था और 3 क्वेश्चन सैलरी के थे। जी बोलो। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे सर। हाउस प्रॉपर्टी में पहला क्वेश्चन ये था सर कि सर मिस्टर वी टुक अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन अच्छा एक 1st मिनट जनवरी। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर इतना बड़ा क्वेश्चन बोलोगे ना तो ना तो आपको याद रहेगा ना मुझे याद रहेगा। अच्छा सर, सर 1 मिनट सर, मैं कर देता हूँ सर। मैं ना ऑनलाइन कहीं टेस्ट देता हूँ तो उससे तो मेरे को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ सर मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। हाँ अब आ रहा है, आपका स्क्रीन आ रहा है यहाँ पे। सर ये क्वेश्चन था। एक सेकंड, यहाँ पे अभी क्वेश्चन आपका, यहाँ पे तो क्वेश्चन शो नहीं हो रहा आपका। सर एक सेकंड। सर अब हुआ शो। टू रिटर्न यूर कॉल ओपन मीट, अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही है आपकी। आपके क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्या है उसके अंदर? ये सर एमसीक्यू है। यहाँ तो क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, आपकी ना ब्लैक स्क्रीन आ रही है और कुछ नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। सर या तो एक बार मैं लैपटॉप से ज्वाइन करके देखूं। हाँ एक बार आप देखो दोबारा से। यस सर। हाँ
मैं इतने किसी दूसरे बच्चे का डाउट ले लूँ फिर? ये श्योर सर, मैं आपको बता दूंगा। ओके जी। अदिति, अदिति जायसवाल। यस सर, मेरा डाउट ये है कि सर क्या इनकम नालायक, टैक्स पहले में। रुको तो सही, गुड इवनिंग तो बोल लो। सॉरी सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? सर अच्छे हैं। हाँ सर आप अच्छे हैं। कैसे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ आप बताओ, डाउट क्या है? सर ये पूछना था कि इनकम टैक्स में क्या सारे सेक्शंस याद होना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, सारे सेक्शन याद होना जरूरी नहीं है, बट जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं वो याद होना बहुत जरूरी है। तो मेनली सेक्शन की ना लिस्ट भी मैंने लास्ट टाइम डाली थी कि जो जो इंपॉर्टेंट, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैलरी में कई सेक्शन है, मान लो सेक्शन 16 हो गया डिडक्शन का, ठीक है। सर आपका परक्यूजिट्स में कई प्रोविजन हो गए, आपके पीजीपी के अंदर कई सेक्शंस हो गए। जो मेन मेन सेक्शन हैं वो याद होने जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आप याद करोगे, बट जो मेन मेन हैं वो याद होने आपके जरूरी हैं बहुत। सर एक्चुअली ना मेरा डाउट ये है कि पीजीपीपी में ना सर बहुत सारे सेक्शंस है, उसके वजह से ना क्या होता है कि कैपिटल गेन्स के हैं वो सारे मिक्सअप हो जा रहे हैं, तो उसको सर कैसे करके प्रिपेयर करें? नहीं तो कैपिटल गेन को पीजीबीपी से कैसे मिक्सअप आप कर रहे हो? क्योंकि सर उसमें कुछ सेक्शन जो वो इंटरलिंक करते हैं, जैसे आप बताते हैं सेक्शन 50C है, वो आपका कैपिटल गेन में भी है और आपका पीजीपीपी में भी है। हाँ, तो हाँ। वो सारे तो उस वजह से ना सर थोड़ा सा मुझे वो क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है कि देखो ये चीज। देखो सिंपल सी बात है, जितने भी सेक्शन आपके इंटरलिंक है ना, पहले तो आप उनको अलग लिख लो। फॉर एग्जांपल मान लो 50C हो गया, 43CA हो गया, ठीक है जी। सेक्शन 50 हो गया, सेक्शन 56 to 10 गिफ्ट वाला हो गया, ये आपस में इंटरलिंक है। यस सर। तो जो जो इंटरलिंक वाले हैं वो तो आप अलग लिख लो, ठीक है। Okay, उसके sir. अलावा जो बैलेंस सेक्शन बचे ना, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। 35AD वाले 14 बिजनेस हो गए, यस सर। ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 40, अगर टीडीएस नहीं काटोगे तो खर्चा आपको डिसलाउड होगा, सेक्शन 40 वाले सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो जो आपके मेन मेन हैं वो आपको याद होने चाहिए, बाकी सेक्शन के प्रोविजन अगर याद है ना तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। मेन सेक्शन पे टाइम मत लगाओ, प्रोविजन पे टाइम लगाओ। अगर प्रोविजन क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है अदिति? ओके सर, थैंक ओके यू। अदिति। शिवानी, शिवानी शर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवानी। सर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में डाउट था जी। सर। वो रिबेट वाली जो चीज थी उसके अंदर आपने एक चीज लिखवाई थी, इनकम टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है हाँ। तो उसके अंदर इनकम टैक्स पेबल के अंदर इंक्लूडिंग सेस देखते हैं या मतलब एक्सक्लूडिंग नहीं सेस? नहीं नहीं नहीं, सेस से पहले, सेस तो हमेशा बाद में लगेगा। जो भी आपका टैक्स आएगा उसको आप कंपेयर करोगे अपने 12,500 से, उसके बाद रिबेट माइनस करने के बाद अगर कुछ टैक्स बचेगा तो सेस ऐड होगा, नहीं तो सेस ऐड नहीं होगा। अच्छा सर, और एक और डाउट था जिसके अंदर अभी आपने फर्स्ट अमेंडमेंट क्लास अपलोड करी थी, उसमें 115 BAC के अंदर जैसे हम कंपेयर करते हैं ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम के अंदर, तो उसके अंदर आपने फर्स्ट एग्जांपल जो कराया था उसके अंदर तो आपने विदाउट सेस ऐड करके कंपेयर किया था अमाउंट्स, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उसमें सब में आपने सेस ऐड करके कंपेयर किया था अमाउंट्स की कितना डिफरेंस आ रहा है। ऑलवेज जब भी आप कंपेयर करोगे ना, ऑलवेज जब भी आप कंपेयर करोगे एग्जाम में, आप हमेशा विद सेस ऐड, मतलब सेस ऐड करने के बाद कंपेयर करोगे, ठीक है। अच्छा। अगर सेस ऐड करने के बाद आंसर नहीं दिया हुआ तब विदाउट सेस पे जाओ, नहीं तो ऑलवेज आंसर जो होगा वो विद सेस के बेस पे होगा। क्योंकि सर आपने वो फर्स्ट एग्जांपल में जो सॉल्यूशन दिखाया था नोट्स के अंदर उसमें सब है ना विदाउट सेस के अंदर कि अमाउंट्स के अंदर कंपैरिजन करके वही डिफरेंस लिखे हुए हैं उसमें सॉल्यूशंस में। वो ना एक्चुअली वो तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था, बट जहां पर भी हम एग्जाम की बात करेंगे ऑलवेज जब भी हमारा टैक्स आएगा विद सेस के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके शिवानी। रिया। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड हाउ आर यू? इवनिंग, फाइन, आप बताओ जी। मैं ठीक हूँ सर। जी सर एक तो मेरा ये डाउट था कि जो भी कस्टम की पहले आपने क्लासेस डाली हुई है वही रेफर कर लेना। हाँ हाँ, कस्टम की वही कर लो। कस्टम की एक अमेंडमेंट क्लास और आएगी, अभी थोड़े दिन के अंदर आ जाएगी, वो देख लेना। बाकी वो जो लास्ट मैंने डाली थी वो देख लो अच्छे से। ओके सर। एंड सर मेरे को पोएम वाले उसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा वो है डाउट कि वो थोड़ा मतलब प्रोविजन नहीं आ रहा कि मतलब 50 करोड़ से ज्यादा है तो एनआर ही होगी या क्या है? देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो फॉरेन कंपनी वाला कॉन्सेप्ट, पोएम वाला कॉन्सेप्ट जो है फॉरेन कंपनी में एप्लीकेबल होगा, इंडियन में तो होगा नहीं,
अब फॉरेन कंपनी में दो केस बनाओगे, या तो उस कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी या 50 करोड़ से ऊपर होगी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है ना, फिर तो हर केस में वो एनआर है, उस केस में पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक फॉरेन कंपनी है, उसकी टर्नओवर 45 करोड़ है, उस केस में चेक कुछ भी नहीं करना, हमेशा एनआर बनेगी। बट अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उस केस में आपका पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब पोयम की गाइडलाइंस क्या होती हैं वो आपको गाइडलाइंस में चेक करना पड़ेगा। वो दो कंडीशन होती हैं कि एक्टिव बिजनेस उसका इंडिया से बाहर होना चाहिए और उसकी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग जो है वो भी इंडिया से बाहर होनी चाहिए। अब अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोयम मान लेंगे इंडिया से बाहर है, और अगर पोयम बाहर है तो वो कंपनी बन जाएगी एनआर, और अगर पोयम उसकी इंडिया में होगी फिर वो कंपनी बन जाएगी रेजिडेंट। ठीक है, अगर पोयम इंडिया में है, हाँ अगर पोयम इंडिया में है, अगर पोयम इंडिया में है तो वो रेजिडेंट बनेगी, अगर पोयम बाहर होगी तो वो एनआर बनेगी। बट ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तब होगा अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, ये चीज और सर अगर एक भी, और अगर कोई भी टेस्ट उसने फॉलो नहीं किया दोनों में तो से, उस केस में ना फिर आप ये चेक करोगे कि जो कंपनी डिसीजन जो है, जो अपने मेन काम कर रही है वो कहाँ से कर रही है, वो जिस लोकेशन से कर रही होगी ना, फिर वो हमारी पोयम निकल के आ जाएगी। ओके, अगर बाहर से कर रही है तो फिर बाहर का ही फिर एनआर बाहर माना पोयम जाएगा। होगी, और अगर इंडिया से कर रही है फिर इंडिया की पोयम होगी। तो अगर बाहर पोयम है तो वो एनआर है, और अगर इंडिया की पोयम है फिर वो रेजिडेंट है। ओके सर। एंड सर वन मोर, एचयूएफ, एओपी और बीओआई के लिए भी वो फोर टायर सरचार्ज रेट्स ही हैं। हाँ, एचईएफ, एओपी, बीवाई जैसे इंडिविजुअल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके दैट्स इट सर, थैंक यू। ओके रिया, ओके। किस्मत, ओ माय गॉड, नाम कितना बढ़िया है, किस्मत कुमार देव। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग किस्मत, क्या हाल चाल है? सर अच्छे हैं सर, आपके कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। ये तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? किस कंट्री में किस कंट्री में हो? सर लाइट है सर। अच्छा लाइट है, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ किस कंट्री से बात कर रहे हो। नहीं सर, देवघर से। जी किस्मत। सर एक था सर, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई जो सर सेम होता है सर, वो जो बोले थे सर इसमें ब्लॉकेज ऑफ आईटीसी में। हाँ हाँ हाँ, सर उसमें सर डाउट है सर, वो सर क्लियर नहीं है। वो क्लियर नहीं है। अच्छा, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई सेम का मतलब ये होता है, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो कैटरिंग की सर्विस है, जैसे आप मेरे पास आए, आपने कहा जी मेरी शादी है तो मेरे को ना कैटरिंग की सर्विस लेनी है, तो मैं कहा ठीक है जी मैं कैटरिंग की सर्विस आपको दूंगा। कैटरिंग की सर्विस समझ गए ना? कैटरिंग की सर्विस मतलब Yes, sir. आपको खाने पीने की सर्विस हो गई। तो Yes, आपने sir. बोला जी मुझे ना शादी बहुत बड़ी करनी है, मुझे एक ऐसी शादी करनी है कि पूरा का पूरा इंडिया देखे। अब मेरे को मैंने कहा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारी वो इंतजाम करवा दूंगा। आपने कहा जी बट मैंने आपको बोला कि उस शादी के अरेंज करवाने के मैं आपसे 50 लाख रुपए लूंगा। Yes. आपने कहा जी पैसों की दिक्कत नहीं है, 50 लाख मैं आपको दे दूंगा। अब मुझे ये डर है कि मैं ये शादी ऑर्गेनाइज कैसे कराऊंगा, क्योंकि मेरा इतना बड़ा काम तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा कैटरिंग वाला पकड़ लिया। मैंने उस कैटरिंग वाले को बोला जी किस्मत मेरा एक क्लाइंट है, उसको शादी करवानी है, उसको 50 लाख का हमें काम देना है, तो ऐसा करते हैं आधा काम तू कर ले, आधा काम मैं कर लेता हूं। अब सोच के बोलना, कैटरिंग की सर्विस आपने मुझसे ली है, ठीक है, और मैंने एक कैटरिंग की सर्विस किसी दूसरे पर्सन से ली है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो मैं कैटरिंग की सर्विस दे रहा हूं, इस कैटरिंग की सर्विस देने के लिए मैं कैटरिंग की सर्विस ले भी तो रहा हूं। किस्मत मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है, क्या मैं कैटरिंग की सर्विस आपको अकेले दे रहा हूं या कहीं से लेकर दे रहा हूं? कहीं से लेकर सर। तो मतलब मेरी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम हो गई। यस सर। तो गवर्नमेंट कहती है विवेक कि जिस पर्सन से तूने कैटरिंग की सर्विस ली होगी ना, उसने जो जीएसटी चार्ज किया होगा उसका तो आईटीसी क्लेम कर लेगा। बट जो तू किस्मत को कैटरिंग की सर्विस देगा, उस केस में किस्मत उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। बट अगर तूने कैटरिंग की सर्विस ली होगी तू क्लेम कर लेगा, क्योंकि तेरी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम है। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान देना कि जो पर्सन जो सर्विस दे रहा है, अगर वही सर्विस पीछे से ले रहा होगा, उस केस में वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, नहीं तो क्लेम नहीं कर सकता। ओके सर, एक था सर यस सर, क्लियर जी। और बताओ। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल वाला था सर, वो वाला कौन सा? कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का मतलब ये होता है कि जब सप्लायर एक से ज्यादा होते हैं ना, जब सप्लाई, देखो एक तो होता है बल्क ई-वे बिल, एक होता है कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। ठीक है, अब मान लो एक ट्रक में 20 लोगों का सामान जा रहा है। अब अगर 20 लोगों का सामान जाएगा तो गवर्नमेंट कहती है भाई इतने सारे ई-वे बिल तुम कहां लेके जाओगे, तो ऐसा करो इसको कंसोलिडेट कर लो। अब कंसोलिडेट करके क्या होगा, एक बार कोड क्रिएट होगा,
जैसे उस बार कोड को रीड करूंगा ना, तो सारे सप्लायर की डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, इस बिल को बोलते हैं कंसोलिडेट ई वे बिल। इसका फॉर्म नंबर अगर आपको याद हो, GST EWB 02। Yes, ठीक है, एक तो होता है 01, एक होता है 02। तो एग्जाम में ना कई बार फॉर्म नंबर पूछ लेते हैं, तो 01 तो है वो नॉर्मल ई वे बिल का है, और 02 की बात करूंगा वो कंसोलिडेट ई वे बिल का है। यस सर। सर इनकम टैक्स में सर जो इंडियन का डिविडेंड वाला सर कॉन्सेप्ट था, सर वो वाला सर जो डिविडेंड तो सर अब लगेगा ना, मतलब उसमें सर टैक्स तो अब लगेगा। किस्मत पहले सर एग्जाम था। किस्मत सिंपल सा फंड है। अब ये बात समझ लो, डिविडेंड के सारे क्लेश खत्म हो गए हैं। अब डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा, जिसको डिविडेंड मिलेगा उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। और कैसे टैक्सेबल होगा? नॉर्मल स्लैब रेट से। ठीक है, मतलब अब जो पहले आपने दिसंबर के अंदर पढ़ा वो सारा कॉन्सेप्ट भूल जाओ। ठीक है, अब डिविडेंड सिर्फ हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा और स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, बस ये बात ध्यान देना। ओके सर, थैंक यू। ओके किस्मत। उसके बाद जी हर्ष अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्ष, क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया, आप मुझे बताइए। आपका, मैं बढ़िया हूँ। पहले मेरे को आपका चेहरा नहीं दिख रहा। सर एक सेकंड में देख। हाँ जी सर। जी हर्ष, क्या हाल चाल है बताओ। जी सर बढ़िया बस। जी हाँ जी, डाउट पूछो। सर मेरा डाउट ये है, सेक्शन 17 था जीएसटी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। उसमें जी। सर मोटर व्हीकल वाला केस था, जो फर्स्ट सबसे आता है, मोटर व्हीकल ठीक, वेसल जी एयरक्राफ्ट। जी जी। हेलो हेलो हेलो। ये क्या हो गया बीच में? हेलो 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 हेलो। हेलो जी हाँ सर। जी हर्ष जी जी जी। जी सर, उसमें सेक्शन 17 में मोटर व्हीकल का केस है, जो सबसे फर्स्ट प्रोविजन जो आता है। हाँ जी हाँ जी। उसमें सिटिंग कैपेसिटी को कुछ लिखा है 13% हाँ की, अगर बिल्कुल लिखा हुआ है। सर वो वाला प्रोविजन समझ में नहीं आया, वो क्या उसका बोलता मतलब है? ये है हर्ष, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक की है फिर तो आईटीसी ब्लॉक है। अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ऊपर की है फिर आईटीसी अलाउड है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक पर्सन ने बस लिया, बस उसकी सीटिंग कैपेसिटी 20 लोगों की है, तो क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सर अगर एक्सेप्शंस में ना आए तो भी? हाँ 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 हाँ, अगर 13 से ऊपर की सीटिंग कैपेसिटी है फिर तो हर केस में अलाउड है, चाहे वो कहीं भी कवर ना हो। अच्छा सर जो एक्सेप्शन है ना वो उनके लिए हैं जो 13 सीटिंग कैपेसिटी तक है। अच्छा। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 12 की है उस केस में आईटीसी अलाउड नहीं है, अगर वो 13 से ऊपर की है उस केस में आईटीसी हर केस में अलाउड है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वो। और सर नेक्स्ट डाउट ये है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, हम्म उसमें तो हम पता कर लेते हैं। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें ये पता चलता है कि जीएसटी कौन सा लगना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। ठीक है। इंटर सर टाइम ऑफ सप्लाई की क्या रेलेवेंस है, मतलब किसी ट्रांजैक्शन की? नालायक एक बात बताओ, जब तक आपको टाइम ऑफ सप्लाई ही नहीं पता होगा तो उसके बिना आप ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि मुझे जीएसटी देना कब है। एक बात मुझे सोच के बताना। मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। आज से हमारा स्टूडेंट दरबार स्टार्ट हो गया, ये 31 मई तक चलेगा। मैं डेली आपको आके पढ़ाऊंगा। मान लो वैसे मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा, बट अगर मान लो पैसे मैं चार्ज करता तो मेरे काम को प्रोवाइड किया मैं किस दिन मानूं? क्योंकि मैं तो काम डेली कर रहा हूं। अब अगर मैं डेली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करूंगा कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कहते हैं विवेक, ये जो 50 दिन की सर्विस है ना, इस 50 दिन की सर्विस में एक दिन हम निकाल देंगे और उस दिन मान लेंगे तूने ये सर्विस दी है, और वो जिस मंथ में होगा ना उससे अगले महीने की 20 तारीख को तेरे को जीएसटी देना होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपने एक्चुअल में सप्लाई प्रोवाइड कब की है वो मैटर नहीं करता, आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया माना कब जाएगा मैटर वो करता है।
ठीक है, तो जो भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा उसके बेस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और सर नेक्स्ट इसमें ये था, जैसे डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स बोलते हैं हाँ जी, और डेट ऑफ डिलीवरी बोलते हैं। तो डेट ऑफ रिमूवल का मतलब ये है ना, जिस दिन फैक्ट्री से गुड्स निकला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन फैक्ट्री से गुड्स निकला उसको बोलते हैं रिमूवल, और डिलीवरी का मतलब जब आपने वो गुड्स पकड़ाया उसको बोलते हैं डिलीवरी। अच्छा, और सर इसमें नेक्स्ट डाउट ये था, जैसे शेड्यूल 1 की फर्स्ट एंट्री है वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वाली, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट बिल्कुल। वाली। अब अगर हमें उसे रेफर करना है तो बुक में इस तरह से लिखा था S1 डॉट नंबर डॉट 1 ऑफ शेड्यूल 1, तो इसे मतलब कैसे क्या बोलते हैं, मतलब S1 को? नहीं नहीं नहीं, हम नॉर्मली पैरा 1 बोलते हैं, ठीक है। पैरा 1 का क्लोज नंबर B, क्लोज नंबर A, क्लोज नंबर C, इस तरह से बोलते हैं हम हमेशा ना लॉ की टर्म्स में पैरा वर्ड यूज करते हैं। वैसे मैंने क्लास में एंट्री नंबर वर्ड यूज की है, बट लॉ के अंदर बोलते हैं पैरा, तो आपको पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 बोल के चलना है। तो सर इस तरह से लिखेंगे पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। बिल्कुल बिल्कुल, पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1, क्लोज नंबर A। अच्छा, इस तरह से क्लॉज A ऑफ पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको पैरा वर्ड यूज करना है उसके लिए। और सर इसमें नेक्स्ट ये था, जैसे यूनियन टेरिटरी में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसकी क्या लिमिट होगी? जैसे चंडीगढ़ है तो उसमें क्या रजिस्ट्रेशन की लिमिट होगी? नॉर्मल लिमिट है, जो आपकी नॉर्मल लिमिट है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। 20 lakhs वाली लेंगे और 40 lakhs वाली भी अगर उसके अंदर कवर्ड हो गई तो? अगर एक्सक्लूसिव गुड्स वाला केस है तो 40 लाख की लिमिट है, अगर वो सर्विस वाला केस है तो लिमिट 20 लाख की है। अच्छा अच्छा। और सर इसमें ये था नेक्स्ट, अगर कोई जीएसटी में एक मिनट रुकना हर्ष, ये कई बच्चों ने वीडियो बंद कर रखी है, पहले तो मैं उनको यहाँ से निकाल लूँ, नालायक। मैंने कहा था वीडियो ऑन करके बैठना, पता नहीं। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे नालायक को बताना, वैसे आप वीडियो ऑन क्यों नहीं करके बैठे? मतलब मैं आपका कोई खाना छीन लूंगा? मतलब ऐसा आप क्या खा रहे हो कि मैं आपको खाना छीन लूंगा? पहले एक बात बताओ। ये देखो शुभम तो मेरे को लग रहा है मैगी खा रहा है, नालायक। शुभम मैगी मत खाओ, मैं यहाँ से छीन लूंगा, ध्यान रखना फिर। हाँ जी हर्ष बोलो। जी सर, जैसे किसी लिमिट है 20 लाख रुपीस जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जी। अब टर्नओवर हमारा 20 लाख से ऊपर चला गया तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मैंडेटरी जी। तो अब अगर अगली साल या उसके बाद अगर हमारा रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम टर्नओवर आ रहा है जी, 7 लाख 8 लाख, तो भी हमें जीएसटी तो देना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल देना पड़ेगा, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। जी सर, बस ये। और नेक्स्ट ये था, जैसे आपने उसमें इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास थी तो उसमें आपने सेक्शन 115 BAB और BAA का रेफरेंस दिया था जी। तो उसमें आपने बताया था कि जो ये तीनों सेक्शंस हैं वो CS प्रोफेशनल के लिए और BAB और BAA एग्जीक्यूटिव वाले भी कर सकते हैं जी, मतलब एग्जीक्यूटिव। तो सर उसमें BA में नॉलेज पर्पस के लिए पूछ रहा हूँ कि जो उसमें सरचार्ज की लिमिट क्या है? सरचार्ज 10% है। BAA और BAB दोनों में सरचार्ज स्टार्टिंग से 10% है। और सर BA में? दोनों में, BA के अंदर भी 10% है। BA के अंदर भी 10%, तो ऑल 3 सेक्शंस हैव 10% लिमिट। सरचार्ज 10% ही उसमें, बट BA प्रैक्टिकली अब एप्लीकेबल नहीं होता। BA ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, BAA या BAB एप्लीकेबल होता है। बस सर ये थैंक यू सर। ओके हर्ष, ओके। अगला बच्चा यहाँ पे यशिका। अच्छा एक बार ना बच्चे दोबारा से नाम लिख दें, क्योंकि ना अभी मैं चला गया था, सेशन आउट हो गया था ना, तो कुछ बच्चों के नाम यहाँ से मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तो वो कहीं ऐसा ना उनके डाउट रह जाएं। तो मैं इतने नाम लेता हूँ। यशिका, यशिका कहाँ गया बच्चा? चलो। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ यशिका जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, की हाल चाल जी? बढ़िया सर, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे को पूछना था कि जो आप लाइव सेशन लोगे कल जी, से, जी। इन केस मतलब इमरजेंसी में हम अटेंड नहीं कर पाते तो सर वो यूट्यूब पे रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। तो मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप अटेंड नहीं करोगे। तो सर एक्चुअली इमरजेंसी है तो 2 दिन का मैं ऑफ लूंगी, इस वजह से ही मैं पूछ रही थी। बाकी डेज तो मैं कंटिन्यू करूंगी बट 2 डेज का मेरा ऑफ रहेगा, फैमिली में बाहर जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ यशिका, कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको सिर्फ मिलने जाना है, तो इस वजह से पर्सनल कंसर्न है।
ठीक है ठीक है ठीक तो है। फिर इस वजह से सर फिर, और ये यूट्यूब पे रहेगा है ना सर? बिल्कुल रहेगा बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके यशिका, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके जी। चलो अगला फिर बच्चे है, अगला है जी रजत पटेल। रजत पटेल। और यार मैं सबका नाम ले रहा हूँ, बोल रहा। रजत। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रजत, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया है सर। बढ़िया हो, चलो बहुत बढ़िया जी। यस सर। सर कुछ अमेंडमेंट आई है सर टैक्स ऑडिट में और रिटर्न ऑफ इनकम में। सर इसमें मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार आप क्लियर कर दीजिए इसको। रजत कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पहली बात तो आपकी अमेंडमेंट रिटर्न के चैप्टर में ये आई है कि जो पहले 30 सितंबर डेट थी वो 31 अक्टूबर हो चुकी है। ठीक है, आपने क्लास में ना पहले ये पढ़ा होगा कि जो कंपनी होती है या जिनका ऑडिट कंपलसरी होता है उनकी डेट होती है 30 सितंबर। अब वो डेट हो चुकी है 31 अक्टूबर। पहला चेंज तो ये है। जिन लोगों की जुलाई थी आज भी जुलाई है, ठीक है। जिन लोगों की सितंबर थी उनकी हो चुकी है अक्टूबर। पहली बात तो ये, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले जो रिटर्न फाइल करने की डेट होती थी ना वही सेम डेट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की भी होती थी। इट मींस अगर 30 सितंबर रिटर्न फाइल करने की डेट है तो सेम डेट को ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होती थी। बट अब गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने रिटर्न फाइल करने की डेट तो एक्सटेंड कर दी है बट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट एक्सटेंड नहीं की। मतलब ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट आज भी 30 सितंबर है, बस ये बात ध्यान देना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट का बनेगा तो आंसर 30 सितंबर आएगा, अगर रिटर्न फाइल करने का बनेगा 31 अक्टूबर आएगा, बस ये बात ध्यान देना। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड डीम्ड डिविडेंड। जी हाँ सर, मतलब ये होता क्या है डीम्ड डिविडेंड, मतलब समझ में नहीं आ रहा सर ये। डीम डिविडेंड का मतलब तो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट इतना बताता हूँ। डीम डिविडेंड का मतलब ये होता है, कई केस में ऐसा होता है कंपनी क्या करती है डायरेक्टली डिविडेंड नहीं बांटती। जैसा आपको पता होगा कंपनी डिविडेंड बांटती है कैश में, ठीक है। हाँ सर। अब होता क्या, जब वो डिविडेंड बांटती थी तो उस केस में कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता सीडीडी कॉन्सेप्ट था। अब सीडीडी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। तो वो क्या करते थे, डिविडेंड बांटने की बजाय ना एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मान लो एक कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड नहीं बांटा, एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। या कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस इशू कर दिया। या कंपनी ने क्या किया, अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दी। या एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब सोच समझ के बोलना, अगर कोई भी कंपनी ऐसे काम करेगी तो गवर्नमेंट कहती है तुम वैसे कह रहे हो कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि तुम डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो एक सेक्शन है आपकी बुक में, सेक्शन 222। सेक्शन 222 में ना ABCDE 5 क्लोज हैं। तो अगर कोई कंपनी उन पांचों में से कहीं पर भी कवर हो जाती है ना तो उसको डीम डिविडेंड में कवर करते हैं और फिर उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी डिविडेंड की तरह होती है। ओके ओके। और बताओ जी। सर ये जो डिविडेंड तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है सर, वो क्या स्लैब रेट से होगा? बिल्कुल स्लैब रेट से होगा। ओके सर, ओके बिल्कुल। ओके रजत, ओके। एकता, एकता जैन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकता, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। बस बढ़िया। बड़े उससे कह रहे हो बड़े भारी मन से, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अच्छा जी। सर मेरा डाउट है सेक्शन 80G का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सेक्शन 80G के कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सेक्शन 80G की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, जैसे आप नॉर्मल ग्रोस टोटल इनकम निकालते हो, ठीक है। हाँ। उसमें से अपनी डिडक्शन सारी माइनस कर लेते हो। तो गवर्नमेंट कहती है आपको सारी डिडक्शन माइनस करनी है, ठीक है, बस 80G को छोड़ के। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी आपको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं मिलती। हाँ। तो आप जब भी ग्रोस टोटल इनकम निकालोगे ना उसमें से माइनस कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माइनस कर दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और सारी डिडक्शन माइनस कर दो 80G को छोड़ के। अब जो भी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आएगी ना, अब उसका 50% वो देखना पड़ेगा कि हमें 50% है या 100% है, क्योंकि ना 80G में दो लिमिट है, 50% की भी है 100% की भी है। हाँ। तो जो भी आपकी इनकम निकल के आ रही है उसका 50%, अगर 50% वाला क्लोज है तो 50%, अगर 100% वाला तो 100%, उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी मैक्सिमम। ओके जी। और सर सेक्शन 2011A 2011A तो ये है कि अगर आपने TDS लेट काटा, ठीक है, या आपने TDS लेट पे किया तो गवर्नमेंट कहते हैं उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मैं पूरी क्लास से पूछता हूं, में से सारे बच्चे अगर चैट बॉक्स में आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर टीडीएस कोई पर्सन लेट काटता है या सही टाइम पे काटने के बाद लेट पे करता है, तो बड़ा डिफॉल्ट कौन सा है? मतलब लेट डिडक्शन बड़ा डिफॉल्ट है या लेट पेमेंट बड़ा डिफॉल्ट है? एक तो आप भी मुझे बताओ, अगर किसी ने टीडीएस लेट काटा या लेट पे किया, तो इन दोनों में से बड़ा डिफॉल्ट कौन सा है? लेट डिडक्शन है, लेट पेमेंट है, बिल्कुल ठीक है। अब सोच समझ के बोलना, अब अगर लेट पेमेंट है तो गवर्नमेंट के लिए उस केस में इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ। हाँ। और अगर लेट डिडक्शन है उस केस में इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ। 1% पर मंथ। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो क्वेश्चन किसका है, उसके बेस पे आप इंटरेस्ट आप बताया होगे बस। सर मेरा क्वेश्चन भी है, उसमें आंसर नहीं आ रहा है। An amount of rupees 40,000 was paid to Mr. X on 1st/7/2020 okay towards fees for professional services without deduction of tax at source. Subsequently, another payment of 50,000 was due to Mr. X on 28 February 2021. From which tax at अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो 10%. एग्जाम का है शायद। नहीं, अच्छा, एग्जाम का नहीं। ओके। From which tax at 10% amounting to rupees 9,000 on the entire amount of rupees 90,000 was deducted. However, this tax of rupees 9,000 was deposited only on 22nd June 2021. Compute the interest chargeable under section 2011A. अब देखो इसके अंदर ना, पहली बात तो दो डिफॉल्ट हो रहे हैं, एक तो लेट डिडक्शन का और एक लेट पेमेंट का। हाँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आया, जो पहले 40,000 पे हैं, फर्स्ट पेमेंट 40,000 की है, 50,000 की है? 40,000। हाँ, तो जो 40,000 की पेमेंट है उस पे आपने टीडीएस काटा बाद में, मतलब 90 पे आपने एक साथ टीडीएस काटा है। ठीक है, तो जो 40,000 की पेमेंट जिस टाइम आपने की, तो उस टाइम टीडीएस काटना चाहिए था, बट आपने काटा लेट। हाँ। तो वहां से लेके ना, जब आपने टीडीएस काटा 90,000 पे, तो वहां से लेके वहां तक पे तो टीडीएस का रेट लगेगा 1% लेट डिडक्शन का, 1%, यस। उस 40,000 पे। ठीक है, फिर जब टीडीएस काटा आपने, टीडीएस किस मंथ में काटा आपने, एक बार डेट बताना। 28 फरवरी फेब में। और जमा कब कराया? जमा कब कराया? 22nd जून 2021। हाँ, तो अब देखो इतने महीने का लगेगा लेट पेमेंट का 1.5%, और ये पूरे 90,000 रुपए के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो 90,000 का 1.5% पर मंथ, और जितने महीने हैं, फेब हो गया ना, अप्रैल मई जून, 3 महीने आ गए मेरे ख्याल से। हाँ। ठीक है, और 40,000 पे स्टार्टिंग से लेके फेब तक आप देख लो कितने मंथ बनेंगे, उस पे 1% निकाल लो। तो अगर एक बार आप कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा तो फिर एक बार ना मुझे क्वेश्चन या तो भेज देना। ठीक है, मैं एक बार उसको चेक कर लूंगा फिर। हाँ ठीक है। ठीक है एकता? हाँ ठीक है। ओके जी। गौरव कश्तीज गौरव। हेलो सर। हेलो जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। जी हाँ, एक मिनट आपको सर डाउट दिखाता हूँ। हाँ, दिख रहा है आपको सर डाउट? मुझे डाउट तो नहीं दिख रहा है, एक पेज जरूर दिख रहा है। आपने एक झोपड़ी बना रखी है। नहीं, हाँ एग्जांपल है एक किंगफिशर एयरलाइंस का। हाँ। और उसका एम्प्लॉयर है और इसका मिस्टर राकेश एम्प्लॉई है। ठीक है, आपका ही एग्जांपल है। ठीक है। तो फिर एम्प्लॉयर एयर ट्रैवल टिकट फ्री में देता है। ठीक है। वर्थ ₹45,000। ओके। तो उसमें ये डाउट था कि ये सप्लाई बन के एग्जेम्प्ट होगा। हाँ, ये सप्लाई ही नहीं बनेगा, उसकी वजह से एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सप्लाई ही नहीं बनेगा या सप्लाई बन के एग्जम्प्ट होगा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ये सप्लाई ही नहीं बनेगा ना। हाँ। क्योंकि एक्सेप्शन में कवर है, क्योंकि एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाले केस में 50,000 की लिमिट है ना। अगर आपको जीएसटी का लो थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, अगर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय गिफ्ट करेगा तो 50,000 की लिमिट होती है, तो 50,000 तक तो वो सप्लाई में ही कवर नहीं होगा। हाँ सर जी। तो फिर सप्लाई नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, और एक डाउट है जॉब वर्क के चैप्टर में। जी।
हाँ सर, आपने लिखवा दिया था कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ वेस्ट और स्क्रैप इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल और जॉब वर्कर एज द केस में बी। जी। तो फिर किस केस में प्रिंसिपल के हाथ में टैक्सेबल होगा और किस केस में जॉब वर्कर के? मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। आप में से एक बार आप ना मुझे हैंड रेस करके बताना सब बच्चे, किस किसने कभी टेलर से कपड़े सिलवाए हैं? अच्छा, कई नालायक बच्चे हैंड रेस भी नहीं कर रहे, कह रहे हमें कौन सर देख रहे हैं। नालायकों, कभी टेलर से कपड़े सिलवाए? टेलर का नाम सुना है? हाँ, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सिलवाए हैं। कई बच्चे पेन खा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपना मोह माया से दूर हैं। नालायक। ये क्या नाम बच्चे का? राजेंद्र सिंह। पेन नहीं खाना, बच्चे को कुछ खाने को मिल नहीं रहा, बच्चा कह रहा है मैं मम्मी से इतनी देर से खाना मांग रहा हूँ, नहीं दे रही, मैं पेन ही खाऊंगा और क्या करूंगा। नालायक। पेन मत खाया करो, अंदर पेट में खराबी हो जाएगी। इधर सुना ध्यान से। अब सबने टेलर से कपड़े सिलवाए हैं। एक बात में सोच के बोलना, अब अगर 2 मीटर, मान लो फॉर एग्जांपल 2 मीटर कपड़ा मैं टेलर के पास लेके गया, मैंने कहा शर्ट सिल दो, तो क्या वो 2 मीटर कपड़ा पूरा यूज होगा या वेस्ट निकलेगा? वेस्ट निकलेगा। सर आप कभी ध्यान से देखना अपनी जींसों की तरफ। अपनी जींस अगर कभी ध्यान से देखोगे ना, आधी कटी फटी जींस से आप डालते हो। अब सोच के बोलना, उस जींस में जो छोटे छोटे पैच लगे होते हैं, पैचेस लगे होते हैं, वो सारे के सारे वेस्ट एंड स्क्रैप हैं। अब मेरा क्वेश्चन बस ये है, देखो 2 क्वेश्चन है। मैं टेलर के पास गया, मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा है, शर्ट सिल दो, ठीक है। अब जो इसके टुकड़े बचेंगे ना छोटे मोटे, मुझे वापस कर देना, ठीक है। आप कभी टेलर से मांग के देखना, टेलर आपको टुकड़े वापस नहीं देगा, क्योंकि टेलर के वो टुकड़े बिकते हैं। अगर टेलर शर्ट सिलेंगे 500 रुपए ले रहा है, अगर आप टुकड़े वापस मांगोगे, पता क्या बोलेगा? 550 रुपए लूंगा, क्योंकि 50 रुपए उसके वो टुकड़े बिकेंगे। अब मेरा गौरव आपसे क्वेश्चन है, अगर टुकड़े मैं वापस लेके आ गया और वापस लेके आने के बाद वो टुकड़े मैंने बेच दिए, तो फिर वेस्ट किसने बेचा? टेलर ने या मैंने? मैंने बेचा, तो उस केस में जीएसटी मेरे हाथ में लगेगा। अगर वो वेस्ट टेलर ने बेच दिया, फिर जीएसटी किसके हाथ में लगेगा? टेलर के हाथ में लगेगा। तो सिंपल सी बात है, जो वेस्ट एंड स्क्रैप सेल करेगा उसके हाथ में जीएसटी की बात होगी। ओके सर, ओके, ठीक है गौरव, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद जी मैं नाम लेना चाहता हूँ, कहाँ गया बच्चा? कहाँ गया बच्चे का नाम? ओ माय गॉड, इतने सारे मैसेज। वैभव, 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 वैभव। 4 बार मैंने वैभव का नाम ले लिया, कहीं 4 वैभव ना आ जाए। वैभव, वैभव आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका मेरे ख्याल से वो हेडफोन के चक्कर में आवाज नहीं आ रही। वैभव, मैं आपको नहीं सुन पा रहा। एक बार दोबारा से ना, या तो अपने हेडफोन डिस्कनेक्ट करो फिर बोलो, या एक बार दोबारा से कनेक्ट करके फिर बोलो, ठीक है। मैं इतने किसी और बच्चे का नाम ले लूं ताकि टाइम हमारा यूटिलाइज होता रहे, जिनके भी डाउट्स हैं। उन्नति जैन, उन्नति जैन। हेलो सर। हेलो जी। सर मुझे ये डाउट है कि आपने बोला था कि हम अगर रिफंड लेते हैं जीएसटी में तो 1000 से अगर कम अमाउंट है तो रिफंड नहीं मिलेगा जी, है ना? तो सर अगर फॉर एग्जांपल इस ईयर में से 500 का हो जाता है कुछ प्रॉब्लम, और हमारे पास 2 साल होते हैं रिफंड लेने के लिए, और नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल फिर से गलती हो जाती है लेकिन अब 2000 रुपए की होती है, तो क्या हम 2000 प्लस 500 टोटल इन टोटल ले सकते हैं 2 साल में पहले? मतलब आप एक बिल्कुल ले सकते हो, वो एग्रीगेट वैल्यू 1000 से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब सर 2 साल में अगर पहले वाला भी गलती है तो वो भी रिफंड हम ले सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले सकते हो। थैंक यू सर। ओके उन्नति। पल्लवी, पल्लवी अरोड़ा। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पल्लवी। सर सबसे पहले तो ना मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि आपने इनकम टैक्स की ना मैराथन डाली हुई है, और थोड़ा मैंने ना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। तो एक आईसीएसआई का ना टेस्ट कंडक्ट हुआ था। अच्छा। किसी जॉब के लिए। अच्छा। तो मैंने सिर्फ आपकी वो मैराथन 10 दिन देखी है, और उसके थ्रू मैं पेपर देकर आई हूँ, एंड मेरे को ये लगता है कि शायद मेरा क्लियर हो जाएगा। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मेरे को जस्ट बिकॉज ऑफ योर मैराथन
मेरे को लगता है कि मैं क्लियर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और बिल्कुल क्लियर होगा, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं हमारी, बिल्कुल जरूर क्लियर करोगे आप, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और सर एक दो चीजें और जी। एक, आपने जो अमेंडमेंट्स जो डाली है ना, वो जी। अमेंडमेंट्स उतनी मेरे को किसी भी टीचर क्या या किसी भी कह लो प्रोफेसर का, मेरे को उतनी अमेंडमेंट्स नहीं मिली जितनी आपने वो डाली इतने है। टीचरों की नहीं देखनी होती नालायक। नहीं मतलब कि मैं खुद भी किसी और से भी मैंने परचेज की थी, उनका अच्छा। मैंने देखा तो उनकी भी नहीं थी ठीक है, चलो बहुत जितनी बढ़िया, थैंक यू आपकी। सो मच, और थैंक यू जी। एक और बात, अब मेरे डाउट सर, हाँ जी। सबसे पहला डाउट ये सर कि एएमटी और एमएटी में क्या फर्क है? एएमटी और मैट में सिंपल सा फर्क है, मैट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है और एएमटी अदर देन कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, लॉजिक दोनों का सेम है कि कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैट सिर्फ कंपनी को पे करना होता है, तो गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेके आई अदर देन कंपनी के लिए एएमटी, कि अगर कोई अदर देन कंपनी फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, तो उनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए वहां पे एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इनके ना अलग अलग रेट होते हैं, शायद आपको पता हो कि मैट का 15% रेट होता है और एएमटी का होता है 18.5%। हाँ जी जी, तो जो भी आपका टैक्स आएगा कम से कम उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एडवांस टेस्ट टैक्स होता है, अब सपोज 75% वाला जो है उसमें मैंने एडवांस टैक्स पे नहीं किया जी, तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा जी। तो वो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? 75% वाला। हाँ जी, मतलब जैसे उसमें परसेंटेज वो होती है ना, पहले हर साल की परसेंटेज है ना उसमें मैं आपको बता रहा हूँ वो इंटरेस्ट कैसे लगेगा। देखो, जो आपने 75% पे किया होगा वो तो एस्टिमेशन के बेस पे किया होगा। हाँ जी। और जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करना चाहती है, जो आपका एक्चुअल टैक्स आया उसका 75% निकालेंगे। हाँ जी। ठीक है, अब मान लो आपने कहा जी मेरा एस्टिमेटेड टैक्स है 10 लाख। हाँ जी। 10 लाख का 75 कितना बन गया? 7.5 लाख। हाँ जी। एक्चुअल आपका टैक्स आया 20 लाख। हाँ जी। 20 लाख का 75 कितना बन गया? 1.5 लाख। हाँ जी। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया तुमने 75 पे किया, जबकि तुम्हें पे करना चाहिए था 15 लाख। मैंने बोला 20 लाख। 20 लाख का 75 1.5 लाख बना, सॉरी 1.5 लाख बना। हाँ जी। क्योंकि 20 लाख का नहीं, 20 लाख का 75 कितना बना? 15 लाख बना, सॉरी 15 लाख। ठीक है, अब मैंने कहा 10 लाख टैक्स है, 10 लाख का 75 बन गया 7.5 लाख, 20 लाख का बना 15 लाख। तो आपने 7.5 लाख रुपए कम पे किया, तो जो 7.5 लाख रुपए कम पे किया ना, उसके ऊपर आपके ऊपर 234C का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब जब भी आप 234C का इंटरेस्ट निकालोगे तो जो आपने एस्टिमेशन का पे किया वो और हमें पे करना चाहिए था एक्चुअल का, जो डिफरेंस होगा उस पर 234C लगेगा। ठीक है। ठीक है पल्लवी जी सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ, एक तो इतनी जल्दी जल्दी नाम लिख रहे हो ना, ऐसे पता नहीं मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ। ओ आज कोई लास्ट दिन नहीं है, टेंशन मत लो, आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे कंप्लीट करके जाऊंगा। करण फटाफट से आ जाओ मेरे सामने। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग करण, गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो आपको गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप सभी को भी गॉड ब्लेस यू। सर सबसे पहला डाउट है मेरा, सेक्शन 54F में जो असेसी ट्रांसफर्ड करता है उसमें मतलब एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस है जी, तो उसमें इक्विटी शेयर्स भी करे तो भी चलेगा? कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट हो, सिर्फ उसको छोड़ के, हाउस लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के। सर दूसरा मेरा डाउट था LTC में, उसमें द बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स जी, तो उसमें कौन कौन कवर्ड है फैमिली में? तो स्पाउस उस इधर लिखा हुआ है स्पाउस एंड इंडिविजुअल, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, फिर लिखा हुआ है और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। देखो मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ, जो LTC वाले केस में वाइफ और बच्चे सारे अच्छे, वाइफ और बच्चे सारे अच्छे का मतलब क्या है कि वाइफ चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो, बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट हो, बट पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर वो सिर्फ तभी अच्छे जब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे।
तो जो डिपेंडेंट वाली लाइन है ना वो पेरेंट्स के लिए है, ब्रदर सिस्टर के लिए है, वो बच्चे और वाइफ के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि वाइफ मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो क्या उसको एलटीसी मिलेगी? 100% मिलेगी। ठीक है, तो मेनली बस ध्यान रखना कि वाइफ और बच्चे जो होंगे वो आपके चाहे कैसे भी हों एलटीसी में कवर होंगे, बट जो पेरेंट्स होंगे और भाई बहन होंगे वो डिपेंडेंट होने चाहिए। जी सर। सर दूसरा मेरा डाउट ये था, जो 80CCD वाला है टीयर 1 टीयर 2 जी, मतलब इन कनेक्शन विद 80C हम्म, टीयर 1 टीयर 2, उसमें मेरे को डाउट आ रहा था। इन 80CCD कौन, एनपीएस वाला? यस सर, उसमें टीयर 1 टीयर 2, जो टीयर 1 शायद 80C में मिलता है, टीयर 2 देखो टीयर 80CCD में मिलता है। टीयर 2 और टीयर 3 जो है वो मेनली 80CCD 1 और 1B के अंदर मिलता है। ठीक है, और जो टीयर 2 एंड 3 मैं कह रहा हूँ, टीयर 1 जो है नॉर्मली वो 80C के अंदर आता है। ठीक है, अब टीयर 1 जो होता है वो नॉर्मली ना गवर्नमेंट की बड़ी ऑफिशियल पोस्ट होती हैं उनको वो फंड मिलता है। तो वो गवर्नमेंट अभी अमेंडमेंट लेके आई थी, थोड़े मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले की अमेंडमेंट है कि आप उसको 80C में कवर कर सकते हो, बट जो नॉर्मल एनपीएस है वो पहले भी 80CCD 1 और 1B में कवर था और आज भी 80CCD 1 और 1B में कवर है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ एनपीएस के बारे में लिखा होगा ना तो आंसर CCD 1 और 1B का दे के आओगे, आप 80C का नहीं दे के आओगे। ठीक है, बस ये बात ध्यान देना। सर दूसरा मेरा डाउट ये था, जैसे कि हमारे डिडक्शंस में 80CCD वाले भी हैं और 80GG वाले हैं, मतलब जिसमें लिखा हुआ है टोटल इनकम एक्सेप्ट डिडक्शन ऑफ दिस, मतलब रिस्पेक्टिव जो डिडक्शन है। तो जैसे 80GG भी दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 80G, तो हमको पहले कौन सा माइनस करना है बाद में कौन सा माइनस करना है, ये डाउट था सर। कौन, एक बार दोबारा बोलना क्वेश्चन, आप क्या कह रहे हो किसमें? सर जैसे 80G और 80GG में दोनों में ऐसे दिया हुआ है कि भाई अराइव्ड एट आफ्टर मेकिंग ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। हाँ, तो पहले आप नॉर्मली 80G माइनस करोगे क्योंकि वहां पे 100% वाला बेनिफिट मिलता है नॉर्मली 50 और 100 का, और 80GG के अंदर बेनिफिट कम मिलता है। तो मैं ना मेनली आपको ये देखना पड़ता है कि जहां आपको बेनिफिट ज्यादा हो, तो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मली आपका बेनिफिट ज्यादा निकल के आएगा 80G के अंदर। तो पहले आप 80G माइनस करोगे, देन फिर GG की बात आएगी नॉर्मली क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में नहीं कह रहा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट नॉर्मली 80G पहले आ जाएगा। जी सर। सर दूसरा डाउट ये था मेरा, जैसे कि 115 BAC है, उसमें हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तो उसमें कौन सा अलाउड है 115 BAC में? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लेट आउट? सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो है वो अलाउड नहीं होगा, लेट आउट वाला अलाउड हो जाएगा 115 BAC में। लेट आउट वाला अलाउड हो जाएगा जी, रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। ओके सर। दूसरा डाउट सर ये मेरा ये था, 194N में जी 1 और मोर अकाउंट्स दिया हुआ है। हाँ 194N में जी, तो सर मतलब सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट दोनों कवर हो गए? मतलब देखो सेविंग में तो आप इतना कैश विड्रॉ ही नहीं कर सकते, मेनली ऑब्वियस बात है। नॉर्मली वो करंट अकाउंट की बात करें क्योंकि 1 करोड़ की बात है ना। यस सर। अब 1 करोड़ तो नॉर्मली करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन होती है जो बिजनेस अकाउंट होते हैं, और ये क्लोज भी देखो बिजनेसमैन के लिए नॉर्मली आया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में करंट अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा जहां 1 करोड़ से ऊपर आप विड्रॉ कर लेते हो। सर बट अगर क्वेश्चन में दिया हो सेविंग अकाउंट में भी इतने सारे विड्रॉल्स हुए हो, बट हाँ तो प्रीवियस ईयर में बिल्कुल, तो हमें एग्रीगेट करके चलना है क्योंकि लॉ में कहीं नहीं करंट अकाउंट वर्ड लिखा हुआ। ओके सर। सर एक और मेरा डाउट था लास्ट, एक CA इन प्रैक्टिस है जो एम्प्लॉयर है वो अपने आर्टिकल्स को एक इंसेंटिव दे रहा है फॉर द पासिंग इंटरमीडिएट एग्जाम जी, तो वो अलाउड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? नहीं, उसको अलाउड नहीं होगा वो। सर उसमें अलाउड दिया हुआ है, मतलब उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 37 अवेल हो रहा है, मतलब 30 देखो 37 मैं बता रहा हूँ 37 एप्लीकेबल तब होता है जब वो खर्चा रिवेन्यू खर्चा हो और आपके बिजनेस के लिए हो। ठीक है, अब अगर आर्टिकल को उसने नॉर्मली रिवॉर्ड दिया, जैसे अगर बिजनेस के ड्यूरिंग दिया फिर तो वो 37 में क्लेम कर लेगा। ठीक है, अगर इन द कोर्स और इन मतलब इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था, बट वैसे अलग से इंसेंटिव दे दिया, तो उस केस में वो 37 में भी क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर वो क्लेम करेगा तो बाद में फिर वो डिसअलाउड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। सर बट इसमें ऐसे कह नहीं सकते कि भाई जो हमारा ये आर्टिकल है वो हमारा बिजनेस पर मतलब एज हमारा
नहीं, मैं क्लेम कर सकते हैं। तो बिल्कुल कह रहा हूँ, कि नॉर्मली आप 37 में पहले क्लेम कर लोगे, ठीक है, आप ये मान के चलोगे कि मेरे बिजनेस का खर्चा आप क्लेम कर लो, बट अगर बाद में डिसअलाउड हो गया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो आपने इंसेंटिव दिया वो बिजनेस के रिलेटेड था। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके करण, एक मिनट रुको यार, एक मुस्कान, जल्दी जल्दी फटाफट से Hello, छोटे sir. छोटे। Good evening, हाँ, sir. गुड इवनिंग मुस्कान जी। Sir, I have a doubt regarding value of supply. जी Sir, एक क्वेश्चन है, ABC consultancy firm is engaged to register a company for XYZ Limited. Other than professional fees, ABC consultancy also recovers fees paid to ROC on behalf of XYZ Limited. Determine value of supply. तो डिटरमाइन जो Sir, इसने यहाँ तो जो उसने ये चार्जेस लिए हैं आरओसी को, वो मतलब पेमेंट करने के लिए, वो उसकी वैल्यू में ऐड नहीं होंगे ना। ये आपने एक अपना मेरे ख्याल से वैल्यूएशन में, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, एक रूल नंबर 33 है प्योर एजेंट का। यस सर। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि अगर कोई पर्सन काम करवा रहा है, ठीक है, उसके लिए वो मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आप मेरे क्लाइंट हो, ठीक है, आपने कहा जी मेरा आरओसी के अंदर ना कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा दो, तो जो पेमेंट होगी एक बार आप कर देना और मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगी। अब जो मेरी कंसल्टेंसी की फीस होगी ना, उस फीस में वो चार्जेस मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैंने आपसे लिए और आगे पे कर दिए। क्या आप सोच के बोलना, क्या आरओसी के पास जब मैं काम करवाने के लिए गया आपका, तो क्या मैंने आपसे कोई कमीशन लिया? कमीशन तो लिया नहीं। तो इस एजेंट को बोलते हैं प्योर एजेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है फिर जो आपने क्लाइंट से फीस चार्ज की होगी ना, वही आपकी वैल्यू बनेगी, जो ये कमीशन वाला पोर्शन होगा वो इसमें ऐड नहीं होगा। ओके सर। सर इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन से मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गया जी। जैसे मिस्टर ए इज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू मिस्टर बी, इन एडिशन टू द कंसीडरेशन मिस्टर बी इज आल्सो सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू मिस्टर ए। तो ये तो बार्टर है ना। हाँ, ये तो सप्लाई में कवर होगा ना, ये तो एक्सचेंज और बार्टर में कवर हो गया, और बार्टर तो सप्लाई में कवर होता है। तो इसका ऑप्शन कंसीडरेशन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा आंसर। हाँ, आएगा बिल्कुल वैल्यू ऑफ बिल्कुल। ओके सर। और सर अभी आपने अभी किसी स्टूडेंट को समझाया वो गिफ्ट का वैल्यू 50,000 होता है जी, मतलब गिफ्ट रिगार्डिंग। तो आज सुबह सर मैं सैलरी पढ़ रही थी तो उसमें 5,000 लिखा हुआ था, तो मुझे यही कंफ्यूजन। मैं नहीं खेलूंगा मुस्कान आपके साथ, वो तो जीएसटी की बात चल रही थी अभी। जीएसटी में 50,000 की लिमिट होती है सप्लाई के चैप्टर में, और आप कह रहे हो इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में तो 5,000 की लिमिट है। ठीक है मुस्कान, वो क्वेश्चन जीएसटी का था। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ध्यान सुनना, ठीक है तभी। हाँ ठीक है सर। और कंपोजिशन लेवी में जो स्टेट होता है सर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वो थोड़े कंफ्यूज करते हैं, उसमें जो लिमिट्स है और बाकी स्टेट्स है, तो सर देखो सिंपल सी बात है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट आपकी 8 हैं। ठीक है, वो मैं आपको रिवीजन क्लास कल से स्टार्ट होंगी, उसके अंदर मैं या तो आपको ऐसा करूंगा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि 8 स्टेट कौन कौन सी हैं। उन 8 स्टेट में 75 है, बाकी सब केस में 150 लाख की लिमिट है। ठीक है, और बाकी अगर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो फिर लिमिट आपकी 50 लाख की है। ठीक है मुस्कान, ओके जी। गुरप्रीत फटाफट से अपना माइक ऑन करो। सर जी सर जी रूल 32 में जो लाइफ इंश्योरेंस वाला एक प्रोविजन था सर, वो समझा दीजिए। देखो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो 2 केस हैं कि आपका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है या उसके बाद जो प्रीमियम है, वही वाला कह रहे हो ना आप? जी हाँ जी। हाँ, तो आपको ना पहले तो ये देखना पड़ेगा कि प्रीमियम आप जो आप पे कर रहे हो उसके अंदर ना, देखो उसके अंदर कई सारे फैक्टर देखने होंगे कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर कितना है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर कितना है। ठीक है, अगर मान लो कुछ भी नहीं कहा, वो उसने प्रीमियम दिया हुआ कि फर्स्ट ईयर आपने इतना प्रीमियम पे किया और उसके बाद आपने बैलेंस प्रीमियम पे किया, तो मेरे ख्याल से जो मुझे ध्यान आ रहा है कि फर्स्ट ईयर आप जो प्रीमियम पे करते हो, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से आपका वहां पे 25% है शायद। हाँ जी सर। 25% है ना? हाँ जी। और उसके बाद जो प्रीमियम पे करते हो वहां पे 12.5% है। 4th पॉइंट ये वाला, यही वाला है ना? हाँ, मतलब उसके बाद 12.5% है। हाँ जी। ठीक है, तो ये ना इन्होंने लिमिट दी हुई है कि जितना आप प्रीमियम पे करोगे फर्स्ट ईयर में, उसका तो 25% वो आपकी वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद फिर अगले साल से जो आप प्रीमियम पे करोगे उस केस में 12.5% जो होगा वो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, और जो आपकी वैल्यू आएगी उस पे जो जीएसटी का रेट होगा वो आप लगा देना बस। सर 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, ये क्या हुआ? वो तो तब है कि अगर आप सारा प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हो। हाँ जी।
तो उस केस में फिर आपका 10% लगेगा बस। एक होता पेपर सर, जीएसटी में जो रिवर्स चार्ज के पॉइंट्स तो वो सारे लर्न करने पड़ेंगे, जो टाइम ऑफ सप्लाई में रिवर्स चार्ज हाँ मैकेनिज्म। हाँ, वो रिवर्स चार्ज के तो सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी एंट्री आती हैं। और सर जो आपने जैसे लास्ट से क्वेश्चंस करवाए थे वो 2015 से लेके 20 तक सारे जी सब अब रिलेवेंट है, वो सॉल्व कर सकते हैं सारे आपके वीडियोस हाँ के बिल्कुल कर सकते हो, बट उसमें ना ये देख लेना कि कुछ अमेंडमेंट्स जो मैंने क्लास में अमेंडमेंट क्लास डाली हैं उसको एक बार साथ में लेके चल लेना, बाकी वो क्वेश्चन बिल्कुल रेलिवेंट है। ओके सर थैंक। और सर वो आपने सर अपने जो जो आपका ऐप है एक्सपर्ट बनो, उसमें आपने वो डाला हुआ था टेस्ट सीरीज में जीएसटी के स्कैनर क्वेश्चन सर, वो उसमें मैंने चेक किया था वो शो नहीं कर रहे वो हैं। अब वो ना मैं आपको अगले एक हफ्ते के अंदर ही मैं नए क्वेश्चन डाल रहा हूँ एमसीक्यूज रिवाइज वाले, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, मेरी ना अभी प्ले स्टोर पे एक ऐप बन रही है, मैं 6-7 दिन में लॉन्च कर दूंगा। सारे क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे मैं वहां डाल दूंगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर थैंक यू सर, थैंक यू। ओके गुरु, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत? गुरप्रीत यस सर। गुरप्रीत ओके जी। उसके बाद जी निधि, निधि हेलो सर, हेलो जी, congratulations on your app launch. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। निधि सर मुझे सिर्फ इतना सा डाउट था, मुझे ये पूछना था कि अभी जो हमारी रिवीजन क्लासेस चलेंगे उसमें सर मेरे को ना कैपिटल गेन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तो मुझे बस इतना जानना था कि जो रिवीजन आप कराएंगे वो डिटेल्ड होगा क्या, मतलब कैपिटल गेन मेरा उस रिवीजन में हो जाएगा क्या क्लियर? देखो डिटेल्ड का मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि रेगुलर बैच की तरह होगा, बट हाँ डिटेल्ड का मतलब इतना जरूर होगा कि अगर आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया पहले है तो आपको समझ में जरूर आएगा। मतलब मैं हाँ अपनी सर पूरी थोड़ा जान बहुत लगा आइडिया दूंगा। है, बट देखो लेकिन उसमें इतने सारे सेक्शंस है ना, तो कुछ चीजें मतलब बड़ी कंफ्यूज करती हैं। जब हम आंसर लिखने का ट्राई करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और सॉल्व नहीं हो पाता कैपिटल गेन का स्पेशली। एंड पीजीबीपी में तो चलो ठीक है, काफी चीजें याद करनी है तो वो देखो एक रटने वाली बात है। मैं अपना पूरा बेस्ट लगा दूंगा, जितनी मेरे अंदर जान है मैं उतनी लगा दूंगा। ठीक है, बस मेरे सर को थोड़ा उसका सा तो आपका साथ बस ये चाहिए कि आपने थोड़ा बहुत पहले अगर सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो समझ में जरूर आएगा, इतना मुझे विश्वास है। हाँ सर पहले तो पढ़ा हुआ है, दिसंबर में भी एग्जाम दिया था सर। बस बिल्कुल तो कोशिश पूरी है, समझ में आ बस जाएगा आपको। ओके सर थैंक यू, बस इतना ही पूछना था। ओके निधि। श्वेता, अच्छा कई बच्चे ना फटाफट से नाम बार कम से कम 100 बार नाम लिख चुके हैं अपना, नलायकों पूरी चलती जा रही है उनकी। और रुक जाओ रुक जाओ, मैं एक बात मुझे बताओ, अगर बाई चांस आज डाउट सोल्व नहीं भी हुए तो क्या आज हमारा लास्ट दिन है? अभी तो आज हमारा पहला दिन है, तो टेंशन मत लो, जितने भी डाउट्स होंगे आराम से सबके सोल्व होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब सारे बच्चों का एक एक करके डाउट ले पाऊं। तो ये देखो भाई, 1 मिनट रुको। यशिका, जतिन, वैभव, राम्या, मुस्कान, बच्चा कह रहा है हम नहीं रुकेंगे, नालायक। जी श्वेता। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे इसमें डाउट था, मतलब अपने जीएसटी के 6 चैप्टर्स है मॉड्यूल में, उसका लास्ट चैप्टर है बेसिक ओवरव्यू ऑफ आईजीएसटी यूजीएसटी एंड सेस। तो वो अपने को कितना रेलेवेंट है, मतलब पूरा पढ़ना है मॉड्यूल से या नहीं कोई नहीं 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 पूरा नहीं पढ़ना, उसके अंदर वही सारी बातें हैं। मेनली आईजीएसटी कहाँ पे लगेगा, यूटी जीएसटी कब लगेगा, यूटी कौन कौन सी हैं, ठीक है, किन यूटी को स्टेट मानते हैं, ठीक है, आईजीएसटी बिल कब आया था, एक्ट कब बना था, ये सारी बातें आपकी रेलिवेंट हैं जो आपने बस सही ढंग से पढ़नी है। तो सब बस आईजीएसटी करना है, यूजीएसटी नहीं करना? नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ कि यूटी जीएसटी आपको बताया ना मैंने कि यूटी जीएसटी किन किन यूटी में लगेगा, टोटल कितनी यूटी हैं, कितनी यूटी को स्टेट मानते हैं, मतलब जो आपका बेसिक आइडिया है यूटी और आईजीएसटी का वो आपको एक बार रीड करना है बस। ओके सर। और सर जीएसटी वाले मैराथन अपनी अपने को दिसंबर वाली देखनी है कि आप अभी भी कराओगे? नहीं 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 आपको वही देखनी है विद अमेंडमेंट क्लास। ओके सर। ओके श्वेता। ध्रुव, ध्रुव। हेलो सर। हेलो जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली एक ये डाउट था कि मेरा ज़्यादा मैंने एक बार पढ़ाई की है, दिसंबर में भी अटेम्प्ट दिया है, बट रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स में मेरा इतना पढ़ाई नहीं हुआ है। तो अभी आप जो लेने वाले हो कमिंग 2 मंथ्स में जी उसमें हो जाएगा सर पढ़ के? देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि किसी मतलब आपकी रिवीजन जरूर हो सकती है,
बट अगर आप ये मान के बैठो कि विवेक सर ही सारा कुछ करवा देंगे, वो चीज बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली पहले पढ़ूंगा, फिर ही हाँ हाँ जो आप कराने वाले उसके पहले मैं पढ़ ही लूंगा वो बस। हाँ, डेफिनेटली। एक बार अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे पहले, उसके बाद रिवीजन देखोगे, तो ये गारंटी है कि कॉन्फिडेंस जरूर आपका बढ़ेगा। हाँ, तो आप जैसे पढ़ाने वाले हो सर, मैं वैसे ही फ्लो में जाऊं या फिर मैं भी कुछ और एडिशनल करूं सर? नहीं नहीं, देखो उसी फ्लो में जाओ जो मैंने आपको शेड्यूल दिया ना, ठीक है? राइट, मैंने हाँ। पूरा शेड्यूल दे दिया कि किस दिन चैप्टर कौन सा होगा, उससे पहले वो चैप्टर बस पढ़ के एक बार आ जाओ और रिवीजन क्लास देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। राइट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, इतना ही डाउट था। ओके ध्रुव। जूही, थैंक यू सर। वेलकम जी। जूही यस सर, जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे को ये डाउट था कि एक तो ये जो नया हमारा 115 बीएसी आया है, जी, तो इसमें हमें अगर जो टैक्स रेट कैलकुलेट करने के लिए आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ओल्ड रेट्स लगाने हैं या न्यू रेट्स, क्योंकि ऑप्शनल है। वो ऑलवेज आपको देगा कि आपने टैक्स निकालना है सेक्शन 115 बीएसी के बेस पे। तो अगर 115 बीएसी लिखेगा तो नए रेट होंगे, अगर वो कुछ भी नहीं लिखेगा तो फिर हमेशा ओल्ड, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग रेट होंगे उस रेट से कैलकुलेट होगा। ओके सर। और सर एक तो सैलरी के चैप्टर में वो था एजुकेशन फैसिलिटी कैलकुलेट करते हैं जो परक्विजिट में, सिमिलर स्कूल वाला। जी। सर उसमें अगर सिमिलर स्कूल फी सपोज 4000 है और उसमें एम्प्लॉयर का चाइल्ड पढ़ रहा है, तो एम्प्लॉय के लिए जो उसने फी लगाई है वो 2000 पर मंथ लगाई है। अच्छा। तो सर इस केस में हमें पता है जैसे 1000 तक एग्जेम्प्ट होती है, तो सर हम 4000 के बाद 2000 जो माइनस करेंगे उसके बाद 1000 वाली लिमिट चेक करेंगे या फिर नहीं 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 2000 पे नहीं ही नहीं हम नहीं चेक नहीं नहीं, करेंगे? 4000 में से 1000 की लिमिट होती है। सर उसके बाद हाँ, मतलब वो पहले ही चेक होगी, ऑलरेडी सारा बिल्कुल काम करने के बाद हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक जीएसटी में आपने टैक्स वो आईटीसी यूटिलाइजेशन जो पढ़ाया था जी, सर, उसमें आपने एक दो क्वेश्चंस कराए थे, उसमें दोनों में कंफ्यूजन हो गया काफी। क्यों सर कंफ्यूजन एक क्या हो क्वेश्चन गया? में एक क्वेश्चन में आईजीएसटी में 20,000 अमाउंट बचा था, तो उसको आई थिंक उसमें शायद क्वेश्चन में मेंशन था या तो आपने पहले उस आईजीएसटी का जो अमाउंट बचा उसको पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ किया एंड देन एसजीएसटी से, और फिर आपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कराया, उसमें आपने जो आईजीएसटी का अमाउंट बचा था उसको पहले रहने दिया, पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ किया एंड देन नहीं नहीं नहीं, आईजीएसटी वाला अब यूज मैं किया। आपको बता रहा हूँ, जो आईजीएसटी है सबसे पहले आपको आईजीएसटी खत्म करना है, उसके बाद सीजीएसटी खत्म करना है, फिर आपको एसजीएसटी खत्म करना है। आईजीएसटी खत्म करोगे फर्स्ट आईजीएसटी से, सेकंड सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप उठाओगे सीजीएसटी, सीजीएसटी खत्म करोगे फर्स्ट सीजीएसटी से, देन करोगे आईजीएसटी से, फिर लास्ट में उठाओगे एसजीएसटी, फर्स्ट खत्म करोगे एसजीएसटी से, फिर खत्म करोगे आईजीएसटी से। सर इसमें ये था कि मतलब अगर जो हमारा आईजीएसटी आउटपुट वाला बचता है हाँ तो उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है ना, हमें इनपुट वाला आईजीएसटी खत्म करना है, आउटपुट वाला हाँ तो हम हाँ उसे हाँ छोड़ हाँ दें हाँ अगर जो हाँ बच हाँ, गया। आपका सब जो आप देखो इसमें obvious सी कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको क्रेडिट वाला आईजीएसटी पहले खत्म करना है, क्रेडिट वाला, मतलब इनपुट वाला, आउटपुट वाले की बात नहीं कर रहा मैं तो इनपुट वाले की बात कर रहा हूँ कि जो पहले आईजीएसटी क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको पहले आप खत्म करोगे। ओके सर, ठीक है। एंड यस सर, एंड सर उसमें जो आपने ये जीएसटी में एक वो कराया है कि जो हमें जॉब वर्कर वाला केस है उसमें सर कुछ लिमिट वगैरह भी दे रखी है कि बॉट बैक करना होता है, सर वो बॉट बैक वाला कुछ समझ नहीं आया। वो तो ये है कि अगर प्रिंसिपल जो वर्कर को सामान भेज रहा है तो गवर्नमेंट कहती है सप्लाई नहीं है, बट अगर वो सामान 1 साल और 3 साल के अंदर वापस नहीं आता फिर प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई बन जाएगा। 1 साल की लिमिट होती है इनपुट वाले केस में, 3 साल की लिमिट होती है कैपिटल गुड्स वाले केस में। ठीक है, तो वो लिमिट है 1 साल और 3 साल की, जो लिमिट आपको ध्यान देनी है। ओके सर, एक उसमें बेसिक चैप्टर में एक कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट करके भी एक छोटा सा कंसेप्ट है बहुत ही, हाँ रेजिडेंशियल स्टेटस में आई थिंक। तो सर मतलब उसमें एक समझ ही नहीं आता, जो हमने 12th में पढ़ा था कि हाँ वो तो पता है क्या कैपिटल है क्या रिवेन्यू है, लेकिन उसमें बहुत सारे केसेस में कंफ्यूजन हो जाता है कि जब वो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं कि कैपिटल है रिवेन्यू है। वो तो एक बार आपको ना थोड़ा प्रोविजन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मेनली मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, कैपिटल रिसीट नॉर्मली इनकम टैक्स में ना एग्जम्प्ट होती है। जैसे आपको गिफ्ट मिला रिलेटिव से, ये आपका कैपिटल रिसीट है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जो डेली बेस पे आपकी बिजनेस से इनकम आती है वो सारी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है। अब उसकी ना पूरी डेफिनेशन दी हुई है वहां पे
उस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उसके बेस पे केसेस करोगे तो बिल्कुल सिंपल लगेगा। वो एक बार आप रीड कर लेना, उसकी किसी लाइन में अगर कोई डाउट आ रहा है फिर मुझसे पूछ लेना। ये सर उसमें बहुत थोरो दिया हुआ है क्योंकि हाँ, वो एक बार ना रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ना मैं आपको समझा तो दूंगा बट वो लाइनें एक बार आपको खुद रीड करनी पड़ेंगी। यस ओके सर। एंड सर ये भी कुछ मतलब सैलरी में कुछ जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन वगैरह है ये है ना हमारे मॉड्यूल में, जो अब न्यू मॉड्यूल है जून 2021 का, तो उसमें गिवन नहीं है मतलब मॉड्यूल में। तो जो चीज मॉड्यूल में गिवन नहीं है मतलब हमें वो पढ़नी है या फिर हम उसको लीव कर सकते हैं, आएगी बिल्कुल नहीं? पढ़नी है। एलटीसी मैं नहीं मानता नहीं होगा आपके मॉड्यूल में, आगे पीछे कहीं ना कहीं दिया होगा। सब मिला नहीं बुक में, मतलब कहीं मैं भी आपको बता इसलिए। रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ये जानबूझ के काम कर देता है। आपको एलटी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? आप वो मत जाओ, उन्होंने गलती से एक आधा पेज उनका मिस हो गया होगा। एलटीसी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैलरी में एलटीसी उड़ा दें वो। ये 100% सर पढ़ना है। और सीएस एग्जीक्यूटिव में तो इस बार सर वो भी नहीं है जो हमारे केसेस हैं कि आरसीएम में कौन कौन से जीटीए कवर होगा, ये सब भी मॉड्यूल में कुछ नहीं गिवन नहीं 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 है। नहीं, बेकार की बातों में मत जाओ। वो साफ साफ लिख देते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अब इंस्टीट्यूट तो साफ कहता है भैया हमने, आप मॉड्यूल का पहला पेज पढ़ लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कुछ चीजें हमसे छूट गई हैं, वो अपने पढ़ लेना आप। अच्छा सर मतलब ये पढ़ना है फिर भी? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ना है, उनकी बातों पर विश्वास मत करो। एग्जाम में आ गया ना इंस्टीट्यूट के, आप इंस्टीट्यूट का लेटर लिखोगे उसका रिप्लाई नहीं आएगा कभी भी। अच्छा सब हाँ, वही कि मतलब मॉड्यूल को प्रीफर करते हुए मैंने सोचा कभी ना कर लो। नहीं 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 नहीं, करना सब कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखो, आपका न्यू सिलेबस है ना? यस सर यस हाँ, सर। तो मतलब ही नहीं होता आपके एग्जाम में 40 से 45 नंबर का जीएसटी है, रिवर्स चार्ज ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही उसके काफी सारे केसेस थे, मैंने कहा दिए ही नहीं हुए हैं। ना 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 मेरे काके मेरे गो ऐसे नहीं करना ना, सारे करने हैं। ओके सर हाँ, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब मैं 15 मिनट यहाँ पे और दूंगा जी। 15 मिनट में 5 बच्चों के डाउट्स मैं ले लूंगा। जिनके डाउट्स रह जाएंगे, पहली बात तो वो बुरा ना माने, उनसे कान पकड़ के पहले सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला दिन था। बट अभी मैं 50 दिन आपके साथ हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मुझे वीकडे के बीच में कभी भी डाउट सेशन लेना है, मैं दोबारा से ले लूंगा। बट आप ये टेंशन अभी ये छोड़ दो कि आपका सिंगल डाउट भी बचेगा। मतलब जो भी आपके डाउट्स है ना वो सारे मैं क्लियर कर लूंगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है? तो जिनके डाउट्स रह जाएंगे टेंशन बिल्कुल मत लेना जी। तो मैं 5 बच्चों के नाम बोल देता हूँ। जतिन, जतिन। हेलो सर। हेलो जी। हेलो हेलो जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप मेरे टेक्स्ट में सर मैंने आपसे पढ़ा था सर। ओके मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट था, और सर अभी मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी। और सर मेरा अहमदाबाद गुजरात? फर्स्ट गुजरात सर। जी सर जी सर जी जी सर। सर मेरा वन डाउट ये है कि सर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, उसमें अपने 2 केस दिए थे कि कंप्लेशन बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और केस टू कंप्लेशन आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो सर ये जो सेक्शन है सर मुझे, मैं सुबह में पढ़ रहा था लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आता ये सर। चलो मैं आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो इस सेक्शन में ये है, सेक्शन नंबर 14 जो आपका जीएसटी में है, कि जब जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। पहली बात तो ना अपना इस सेक्शन में आप ये देखो, ये सेक्शन ये बात कहता है कि आपने सप्लाई कंप्लीट कब की है वो बताओ पहले तो। अगर कंप्लीट हुई है रेट चेंज से पहले, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर सप्लाई कंप्लीट हुई है रेट चेंज से पहले उसके केस अलग होंगे। अगर सप्लाई कंप्लीट हुई है रेट चेंज के बाद उसके केस अलग होंगे। अब सेक्शन 14 ये बात कहता है कि जहां कंप्लीशन है ना उसके साथ कोई भी एलिमेंट होगा वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, आप सब बच्चे मुझे आंसर देना जी। आज हमारी तारीख क्या है? 11 अप्रैल है। आज हमारी 11 अप्रैल है। मान लो आज एक नोटिफिकेशन आ गई कि मेरी कोचिंग की सर्विस पर आज के बाद से रेट लगेगा 18%, और आज से पहले रेट था मान लो 5%, ठीक है? अब ध्यान सुनना, अब मान लो मेरी कोचिंग की सर्विस कंप्लीट हुई है फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को, पेमेंट की है 15 अप्रैल को, और इनवॉइस इशू किया था मान लो 5 अप्रैल को। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कंप्लीशन कहाँ पे है? रेट चेंज के बाद। पेमेंट कहाँ पे है? रेट चेंज के बाद। बट इनवॉइस कहाँ पे है? रेट चेंज से पहले। तो गवर्नमेंट कह रही कंप्लीशन के साथ क्या है? पेमेंट है ना, तो पेमेंट पीओटी है। मतलब सिंपल सी बात है, जहां कंप्लीशन होगा उसके साथ जो होगा ना वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। तो अगर तुम्हारी कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है, आप चेक करो उससे उसके साथ में क्या है। अगर तुम्हारी कंप्लीशन रेट चेंज के बाद है तो उसके साथ में क्या है? तो जो भी कंप्लीशन के साथ होगा वो तुम्हारा पीओटी होगा। मैं एक सिंपल सा केस आपको देता हूं, कंप्लीशन बाद में, पेमेंट बाद में, इनवॉइस पहले।
तो कंप्लीशन के साथ क्या है, पेमेंट है, पेमेंट पीओटी है। कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले, तो कंप्लीशन के साथ क्या है, इनवॉइस है, वो पीओटी है। कंप्लीशन बाद में, इनवॉइस और पेमेंट पहले, तो फिर इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका पीओटी है। अर्लियर, ठीक है, तो जहां कंप्लीशन होगा उसके साथ जो होगा ना वो आपका पीओटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। और सर मेरा एक डाउट और था सर जी। सर मैंने जून में एग्जाम दिया था सर, और जीएचएल का पेपर देने के बाद सर मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने ऑप्ट आउट लिया था। तो सर मैंने जीएचएल की एग्जाम दिया था, तो उसमें सर मेरे जो अभी आया था रिजल्ट, उसमें सर मेरे मार्क्स शो कर रहे हैं। तो सर अभी मुझे ये जाने कि जो मैंने ऑप्ट आउट का फॉर्म भरा था वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, वो तो सर वो मैं कैसे जान सकता हूँ? वो क्योंकि तो सर जो अभी मैंने, जी सर, वो तो एक बार ना आपको आईसीएसआई से मेल पे या उनसे की कॉलिंग करके एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से तो सबमिट सर हो मैंने, चुका होगा। क्योंकि सर मैंने अभी जो मैं ऐसे रहा तो फिर मेरे अभी तो मेरी पढ़ाई स्टार्ट है अभी सर, मैंने कुछ इंक्वायरी सर मैंने की थी exam.icci@gmail.com की, सर कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं क्या करूँ। अभी मैंने 6 महीना पढ़ाई किया है और फिर मेरा एक्सेप्ट हुआ नहीं, तो सर ये मेरा टाइम तो नहीं नहीं वेस्ट नहीं, हो जाएगा। एक्सेप्ट मेरे ख्याल से तो देखो हो गया होगा, कई बार वो नोटिफिकेशन या मैसेज थोड़ा लेट आता है, मेरे अकॉर्डिंग तो हो गया होगा। देखो बाकी अब कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि अब एडमिट सर, कराएंगे तो पता लगेगा। तो सर अभी सर जेएचएल के मेरा जो मार्क्स है वो सर मेरे एग्जाम में जो आया था रिजल्ट उसमें मुझे शो कर रहे हैं, इसलिए मुझे आया डाउट कि मार्क मेरे आ गए फर्स्ट पेपर के, तो फिर मेरा एक्सेप्ट हुआ होगा कि नहीं होगा, इसलिए सर मुझे थोड़ा डाउट था। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो हो गया होगा, बट वही अब एक बार दोबारा 100% कंफर्मेशन तो ना आईसीएसआई ही दे पाएगा। आप वेट कर लो, या तो देखो एडमिट कार्ड के बाद ही पता लगेगा, या एक बार दो मतलब कॉल डेली बेस पे ट्राई करते रहो, अगर वो कॉल उठा लेंगे तो शायद कंफर्मेशन, क्योंकि ना कोई भी टीचर या कोई भी कंफर्मेशन आपको दे ही नहीं पाएगा जब तक आईसीएसआई कुछ रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार डेली बेस पे 2-3 कॉलिंग करो तो शायद आपका हो जाए। एक ना किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जतिन एक बार चैट बॉक्स पढ़ लेना, किसी बच्चे ने लिखा है, एक बार शायद काम आ जाए आपका। यशिका, यशिका गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने मॉड्यूल्स मंगाई थी आईसीएसआई की, टाइम हो गया जून के लिए 2021, बट सर बहुत बच्चे बोल रहे थे कि अपडेटेड नहीं होती, अमेंडमेंट्स उसमें कवर नहीं होते, तो आप उससे मत पढ़ो। तो ऐसा कुछ है क्या सर कि अमेंडमेंट्स? हाँ देखो मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें ना, आपके टेक्स्ट के मॉड्यूल में कमी है, काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी दी हुई हैं और काफ़ी आंसर भी गलत दिए हुए हैं, तो उसके साथ आप कोई दूसरी बुक जरूर लेके चलो जो अमेंडेड हो, क्योंकि आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते जो आईसीएसआई के टेक्स्ट के मॉड्यूल में। मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेक्स्ट में ना अमेंडमेंट्स काफ़ी सारी आती हैं, और ये टेक्स्ट में करते क्या है, बाहर का कवर तो चेंज कर देते हैं, अंदर काफ़ी चीज़ें पुरानी होती हैं, तो उसमें थोड़ा बच्चा कई बार उसको फिर मिसगाइड हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा मॉड्यूल खराब है, करके चलो साथ में, बट कोई एक बुक लेके चलो जो फुली अपडेटेड हो। ओके सर। और सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फिर मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं? हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो लॉ के लिए बेस्ट है, लॉ के लिए बेस्ट है, टैक्सेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो टैक्स के लिए बस। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। ओके यशिका। सागर, सागर। यस सर। जी सर मेरा एक डाउट था, जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं बिजनेसमैन की तरह जैसे होते हैं जी। हाँ, तो वो ऐसा एक प्रोफेशन है सर, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, जो आदमी घर से बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो अपने इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट कनेक्शन का वो आपने बोला था चार्जेस डिडक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो एक तरह से ये लॉस हो जाएगा ना? तो मैंने कहीं पढ़ा था कि डिडक्ट कर सकते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर आपने अपने घर को अपना बिजनेस प्लेस शो कर रखा है, ठीक है, फिर तो आप क्लेम कर लोगे। अगर आपने घर को बिजनेस प्लेस ही शो कर रखा, आप नॉर्मली घर से छोटा मोटा बिजनेस कैरी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पर्सनल खर्चे भी हैं और बिजनेस के भी हैं, तो आप सारे क्लेम नहीं कर पाओगे, आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर बाइफरकेशन से गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो माइनस कर पाओगे, नहीं तो माइनस नहीं कर पाओगे। ओके ओके सर। बट अगर कोई वो अलग से रेंट पे शॉप वगैरह लेके करता है हाँ तो कर पाएगा? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, और एक चीज मुझे ये पूछनी थी सर, नेगेटिव मार्किंग का मेरे साथ बहुत क्लैश रहता है कि मेरे नेगेटिव ऑलमोस्ट 50% नेगेटिव मार्किंग हो जाती है मेरी। तो वो इसलिए हो जाती है ना कि आप तुक्के ज्यादा मारते हो, तुक्के कम मारा करो। अच्छा, छोड़ने पड़ेंगे सर।
हाँ तो अब नालायक छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ने गलत से तो बढ़िया छोड़ना ही है ना। अब अगर बिना बात के तुक्के मार मार के गलत करके आओगे तो बेटर तो ये छोड़ने हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आपको श्योर है कि 70 क्वेश्चन मेरे सही हैं फिर तो 30 पे तुक्के मारो। ओके। अगर आपके ये श्योर है कि मेरे 40-45 सही हैं फिर तुक्के क्यों मारने, फिर तो आपके नंबर 15-20 ही आएंगे। सिंपल सी बात है सर। अगर मैं श्योर हूं कि मेरे को 50 क्वेश्चन ही आते हैं तो मैं 50 पे तुक्के नहीं मारूंगा, मैं रुक जाऊंगा। बट अगर मैं श्योर हूं कि 70 मेरे सही हैं फिर 30 पे तुक्के मारूंगा तो काम चल जाएगा। ओके। एक्चुअली होता ये है कि मैं पास तो हो जाता हूँ बट वो नेगेटिव के चक्कर में एग्रीगेट नहीं बन पाता हाँ है। तो अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल किया करो, उस पर रुक जाया करो कि हाँ भाई अब मुझे ज्यादा बिना बात के तुक्के नहीं मारने। अगर 70-80 अच्छे से हो गए हैं तो रुक जाओ, उसमें से 50-60 नंबर आ जाएंगे आराम से। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सागर। उसके बाद वैभव 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 ने 5 बार अपना नाम लिख दिया। जी वैभव। वैभव नालायक, आपकी आवाज तो आ नहीं रही, पहले भी नहीं आ रही थी, क्या चक्कर है ये? आपकी वैभव आवाज नहीं आ रही, मेरे को नहीं, किसी बच्चे को भी नहीं आ रही है, मत सोचना मुझे नहीं आ रही। या तो अपना डाउट ना अगर थोड़ा छोटा मोटा है तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं एक बार पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। और बाकी एक तो यार इतने सारे बच्चे फटाफट से फिर लिखना स्टार्ट हो गए हैं। अंकिता, अंकिता। ये सर और एक डाउट थी सर, मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी। मैं अगले 3 बच्चों के चलो नाम बता रहा हूँ जिन जिनके मैं डाउट लूंगा जी। उसके बाद फिर अगले संडे को हमारा डाउट सेशन होगा, बीच में कभी भी होगा बता दूंगा। तो मैं एक तो ले रहा हूँ जी डाउट अगला नीलेश का, ठीक है। और एक वैभव ने डाउट लिखा है, चलो मैं वो बता देता हूँ। और एक आपका है जी आकांक्षा मदान, ठीक है। सर हो रहा है क्या? हाँ स्क्रीन तो शेयर हो रही है, मुझे क्वेश्चन दिखाओ कहाँ पे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16। नहीं क्वेश्चन खुला नहीं है ना अभी, क्वेश्चन कहाँ खुला है? अच्छा। क्वेश्चन यहाँ पे शो नहीं हो रहा अभी मेरे पास। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। चलो मैं इतने दूसरे का डाउट लूँ फिर। हाँ हाँ लीजिए, हम बोल रहे हैं। हाँ वैभव का डाउट है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, उसका प्रोविज़न तो वैभव ये है कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में है तो गवर्नमेंट कहते हैं कि वहाँ पे आपकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस है और जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा है, मतलब 2 कंडीशन देखनी है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा हो, और सेकंड कंडीशन सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी इन दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा हो और दूसरी कंडीशन डिफरेंस आपका 50,000 से ज़्यादा हो। अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी फिर तो रिसीवर के हाथ में गिफ्ट का लो लगेगा, नहीं तो गिफ्ट का लो नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात बस ये ध्यान देना कि अगर स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज़्यादा है और डिफरेंस अगर 50,000 से ज़्यादा है तो फिर जितना भी डिफरेंस होगा ना वो रिसीवर के हाथ में गिफ्ट की इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोविज़न है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के अंदर। ठीक है, नीलेश आपका क्या डाउट है?
सर मेरे जो थे ना सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जो शुरू में पूछा था सर, बट अब टाइम कंस्ट्रेंट है, या तो मैं नेक्स्ट वीक पूछ लूँ या आपसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ हाँ लूँ। एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अगर रिप्लाई आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप नेक्स्ट संडे पूछ लेना। सर एक्चुअली मेरे पास ना आपका नंबर नहीं आया, मैं वो यूट्यूब स्टूडेंट, सो सर मिल सकता है? 9643036663 सर 9643036663 सर 9643036663। जी बच्चे ने चैट सर बॉक्स, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा वरना अगले हफ्ते पूछ लूंगा। ठीक है हाँ, एक बच्चे ने चैट बॉक्स में लिख दिया वैसे नंबर। कौशल्या Thank you का so much, sir. ओके जी वेलकम। कौशल्या का डाउट है सर, एक बार अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट समझा दो। कौशल्या अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का मतलब ये होता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप जानते हो 20% टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 पे 15% टैक्स है, और जो बाकी इनकम होती है वो नॉर्मल केस में स्लैब रेट में टैक्सेबल होती है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरी बिजनेस की इनकम, एक बार प्लीज अब चैट बॉक्स बंद कर दो जी। मेरी मान लो बिजनेस की इनकम है 2 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए है। अब अगर बिजनेस की इनकम 2 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है, तो आप जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% है, बिजनेस की इनकम में स्लैब रेट है। बट स्लैब रेट आप सब जानते हो, स्लैब रेट आपके 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है। अब सोच समझ के बोलना, अगर मैं 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगा दूंगा तो कहीं ना आपकी 50,000 रुपए की एग्जम्पशन लिमिट वेस्ट हो रही है। क्योंकि अगर मेरी बिजनेस की इनकम 2 लाख है, अगर वो 2.5 लाख तक होती तो भी तो एग्जम्प्ट होता, बट अभी वो इनकम 2 लाख है तो टैक्स वहां पे आ गया 0। अब जो मेरी 50,000 की बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट बची ना, तो गवर्नमेंट कहती है उसको तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूज कर सकते हो। मतलब वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके टैक्सेबल होंगे स्पेशल रेट से, बट जब भी तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स चार्ज करोगे, बस पहले तुम ये देख लेना कि कोई बची हुई एग्जम्पशन लिमिट तो नहीं है। अगर कोई बची हुई एग्जम्पशन लिमिट है, पहले उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूज करो, उसको यूज करने के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा फिर उसको टैक्सेबल करो। ये होता है अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट, ठीक है। तो बस इतनी बात ध्यान देना, अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट आप यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। कैजुअल इनकम में आप यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना। अगर ये सेम केस कैजुअल इनकम वाले केस में होता तो कैजुअल इनकम फुली टैक्सेबल होती, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट का मतलब ये होता है कि जो बची हुई एग्जम्पशन लिमिट है, गवर्नमेंट कहती है उसको आप पहले लॉन्ग टर्म में यूज कर लो, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म बचेगा फिर आप उस पर टैक्स चार्ज करो, गवर्नमेंट ये बात कहती है, ठीक है। शुभम कह रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन रिवीजन प्लान बिफोर एग्जामिनेशन। शुभम एक्सप्लेन कर देंगे, अभी तो एग्जामिनेशन दूर है, आराम से उसको मैं शेड्यूल बना के आराम से डाल दूंगा, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। कल से मेरी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है, तो रिवीजन क्लास में बीच में हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, कैसे प्लान करना है वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। तो एक बच्चा और था, बस लास्ट बच्चा, उसका मेरे को डाउट लेना था, फिर हम चलते हैं जी। कहाँ गया बच्चे का जिसका मैंने नाम लिया था? आकांक्षा, शायद आकांक्षा जी। यस सर, मेरा ये सेम डाउट ही था। एलटीसीजी जैसे एग्जांपल देती हूँ, एलटीसीजी 112 में 2 लाख है, एसटीसीजी 111A में 3 लाख है, और एलटीसीजी 112 में 2 लाख है और अदर इनकम 20,000 है। तो इसमें पहले 20,000 वाला तो एग्जाम कर देंगे, उसके बाद हम 112A वाला लेंगे या नहीं, आप पहले 112 वाला लोगे, क्योंकि देखो ना, सिंपल सी बात है, 112 में 20% वाला टैक्स कम होगा, तो जहां ज्यादा टैक्स कम होगा पहले एग्जम्पशन लिमिट आप वहां यूज करो, फिर अगर कुछ बच गई फिर 111A शॉर्ट टर्म में यूज करो, अगर कुछ बच गई फिर आप 112A में यूज करो। और सर ये था कि इसमें 1 लाख की अलग से भी लिमिट होती है ना, तो वो तो 112A में होती है ना। हाँ जी, हाँ, तो 112A में पहले 1 लाख तो एग्जम्प्ट ही कर दो, हाँ, पहले 1 लाख तो बाहर निकाल दो, फिर जो बैलेंस 1 लाख बचेंगे उसमें से एग्जम्पशन लिमिट आप माइनस करोगे। मतलब 2.5 लाख के बाद एक्स्ट्रा 1 लाख मिलेगी ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो 1 लाख की अलग लिमिट है, ठीक है कांशा। ओके सर, चलो जी, चलो भी रुक जाओ नालायको, रुक जाओ, ठीक है। अब मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा जी, इधर सुनो ध्यान से। तो फाइनली आज हमारा डाउट सेशन, उम्मीद करता हूं मैंने 20-30% बच्चों के डाउट्स लिए होंगे, सारे तो नहीं मैं कह रहा, बट 15-20% बच्चों के डाउट मैं ले चुका हूं। बट पहला सेशन था, डाउट्स बहुत ज्यादा थे, ऑब्वियस सी बात है मैं सारे नहीं ले सकता था, ठीक है। बाकी कल से डेली शाम को 7 बजे आपने आना है जी, ठीक है। डेली आपने रिवीजन क्लास देखनी है, बहुत सही तरीके से देखना,
और मैं आपको भी बोल रहा हूँ चैट बॉक्स में कोई बातचीत मत करना। आपका सिर्फ एक काम होगा, आराम से आपका माइंड होगा सिर्फ रिवीजन क्लास पे। जो बातें बोलूंगा उसको समझ के चलना, जहां डाउट्स आएगा उसको लिख लेना। जब भी संडे को डाउट सेशन होगा आपने मुझसे डाउट पूछने है कि सर इस रिवीजन क्लास में ये पॉइंट आपने बताया था वो समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर पॉइंट आपको समझ में आए, बट जहां जहां डाउट्स होंगे चैट बॉक्स की बजाय आप लिखते रहना बस। ठीक है, और अगर जब वीडियो खत्म हो जाएगी फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ लूंगा, अगली रिवीजन से पहले उनके मैं डाउट्स ले लूंगा। अगर डाउट्स फिर भी मिस हो गया तो भी टेंशन मत लेना, जब हमारा संडे को डाउट सेशन होगा तो उसके अंदर मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है जी, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम धीरे जैसे जैसे पास आएंगे ना वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर बिल्कुल ही लेना, आराम से अपना कूल माइंड से तैयारी करते रहो बस। ठीक है, मैं विश्वास दिला रहा हूँ एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे, बेस्ट होंगे, कंफर्म एग्जाम निकलेंगे। ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच यार। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय जी, बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय Thank you, कीर्ति, sir, बाय bye. निकिता, बाय Thank you, sir. आकांश, बाय सर आपकी यशिका, बात रितेश, सागर, आकांक्षा जी। रितेश कुछ कह रहे हो आप? सर आपकी नोट एंड जो आप मतलब डाउट सेशन लोगे वो मतलब बाकी सारी न्यूज़ कहाँ पर मिलेगी सर? बाकी सारी न्यूज़ तो मैंने यूट्यूब बल्कि यार टेलीग्राम पे तो पूरा मैंने शेड्यूल बना के डाल दिया। सर टेलीग्राम का नाम समझ आएगा प्लीज? CA विवेक गाबा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वहां पे पूरा सर- शेड्यूल है, किस दिन किसकी रिवीजन होगी, कंप्लीट शेड्यूल मैंने बना के डाल दी है। हेलो। ठीक है, बाय बाय Okay, जी, sir, thank लव you, यू bye, सो sir. मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, बाय 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 बाय।